आने की परशुनाथ भगवान ने की जय। सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगलमय वंदना के साथ आज के सत्र पुनराप्रवर्तन पुनः प्रारंभ सेकंड सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका पुनाक्ष से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा सम्मान। धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? ठीक है मैम। ठीक है बढ़िया। मैम। आप कैसे हैं? रगड़ो। बढ़िया। एक दो तीन चार पाँच छः सात। और रियलमी, आप प्लीज नेम चेंज करिए। यस मैम। हाँ गुड़िया जी, आप अपनी डिवाइस को रीनेम करें। सर कैसे करें, हमको पता नहीं आ रहा अभी अरे भी। कैसे करें, इतने साल से आप चला रहे हैं, आपको यही पता नहीं है कैसे। गड़बड़ा गया था सर और फिर भूल भी गए, बता दीजिएगा तो हाँ कर तो लेते हैं। आप पार्टिसिपेट की ऑप्शन पे जाओ और रियलमी जो लिखा है उसको रीनेम करो। पार्टिसिपेट दिख रहा है ना, टच करो हाँ इस, हाँ। उसको टच करो और डिवाइस दिख रही है अपनी रियलमी। यस मैम, यस सर। हाँ तो उस पर क्लिक करो और देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा। जी मैम कंटिन्यू। जी। के आ, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि आप लोग अपनी पाठ योजना वगैरह बना के प्रॉपर का चल रहा है कामकाज। कोई परेशानी तो नहीं है उसको करने में? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। प्रॉपर आप पाठ योजना बना के उसके हिसाब से कर पा रहे हैं? जी मैम। विनय जी। मैम मैम जैसे इन सब का पाठ योजना जैसे आप एक सप्ताह का बनाने बोले हैं ना, जी। तो एक सप्ताह में इन लोगों का हमने देखा है कि ये क से ज्ञ तक पूरा एक सप्ताह का लिख दी है। पर आप मान ली हम विजिट पे गए हैं, तो हम्म। आज मंडे है, तो मंडे को इन्होंने क्या पढ़ाया वो उसमें मेंशन नहीं है, ये दिक्कत होती है। इसलिए हम इन लोग को बोले हैं कि सप्ताह का एक अगर आप को विनय इस जी, आपकी तरह का आवाज दिक्कत धीरे होता है तो उसी में आप अलग अलग लिख दें। क से ज्ञान लिखने के बजाय ये मतलब तोड़ तोड़ के लिखे तो जी सप्ताह विनय का जी, जो आपकी आवाज। बनाते हैं ना पाठ योजना, एक सप्ताह का जो ये लोग पाठ योजना बनाते हैं ना जी मैम, जी। जी बोलिए विनय उसमें जी, अब एक सुनाई दे रहा सप्ताह में जैसे मान लिया हम एक सप्ताह का जो लोग पाठ योजना बनाते हैं, है। जी। उसमें मैंने ये त्रुटि देखा कि हम्म। कुछ लोग तो जैसे पहला सप्ताह में ही बता पहला पहला दिन बताए हैं विनय जी, आपकी आवाज कट गई। कि बिना मात्रा वाले शब्द। अब दूसरे दिन दिखा रहे हैं कि अक्षर, तो हम बोले जब अक्षर ज्ञान पीछे पहले कैसे बता दिया, जब अक्षर प्राप्ति है कि अक्षर ज्ञान में ये लोग एक सप्ताह में क से ज्ञान तक एक ही बार ले लिए हैं। ओके। अच्छा, आप लोग प्लीज एक चीज ध्यान रखिए। आप एक्चुअल जो पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल जो कर रहे हैं, आपको वही लिखना है। ये पाठ योजना बताने के लिए नहीं है, उसको फॉलो करने के लिए है। तो आप जब भी जो कर रहे हैं आप उसी हिसाब से थोड़ा लिखिए। बहुत आप एक दिन में सिर्फ क सिखाते हैं तो सिर्फ क लिखिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं अब वही लिखिए। मैंने जैसे पिछली बार डिस्कस अब किया था कि आप अपना पूरा बुक जो है, आपको पता है कि ये बुक हमको इस साल में खत्म करनी है, तो उसको मंथली डिवाइड कर लीजिए कि हम इतना
इस महीने में करवाएंगे इतना, इस महीने में, उसके बाद अपने हफ्ते में डिवाइड करके उसको फॉलो करिए। वैसे क्लियर ही है बता सबको? रहे हैं मैम, वैसे ही हम बताएं कि हम बोले अगर आप क से ज्ञात मतलब क से अंगा तक एक दिन में बता पाते हैं, या बच्चा एकदम छोटा है उसको सही अगर है। 2 अक्षर भी सिखाते हैं तो 2 अक्षर ही आप लिखिए, क ख का जानकारी दिए, बस इतना ही जी, लिखिए। जी फिर बोले बिल्कुल। ठीक है, 1 सप्ताह के बाद कर लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आप प्रैक्टिकली जितना करवा सकते हैं, जो करवाते हैं सिर्फ उसी को लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रहिए, जो आप कर रहे हैं वही लिखिए। ठीक है, मैम यस मैम। बोलिए। मैम एक दो बच्चा है ना पूरा मतलब का मैं कर का ज्ञान तक पूरा जान रहा है, और एक दो बच्चा ऐसा है कि वो का खा तक भी नहीं जान रहा है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे मैम? तो उसके अंदर आप जो बच्चे नहीं जान रहे और जो उनको सिखा रहे हैं उसको लिखिए। ठीक है? हाँ, जो आगे चल रहा है उससे हमको नहीं, हमको पूरी क्लास को एक्चुअली उनका लेवल क्या है उसके हिसाब से लेना है। जो बच्चा पूरा तो फिर आप क्लास में कैसे मेंटेन करते हैं? एक बच्चे को सिर्फ क और ख और एक पूरा क से ग तक लिखता है, ऐसे चलता है? ऐसे में हम लोग के फिर सामने जाके बताते हैं बैठ के मैम। हाथ घुमाना पड़ता है मैम बच्चों के साथ। हाँ, वो बात सही है, जिसको हेलो नहीं मैम। आता है उसको हाथ पकड़ के लिखवाएंगे, सिखाएंगे, बात समझ आ गई। लेकिन जो बच्चा पूरा क से ग लिख रहा है तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? वो पूरा बैठ के क से ग लिख डालता है। उसके बाद उसको कॉपी देखते हैं, उसके बाद आगे दे देते हैं उसको मैम, कॉपी में बोर्ड में नहीं दे पाते हैं, कि सब बच्चा बराबर नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो अभी आपकी पाठ योजना के अंदर आपका जो कक्षा के अंदर जो आप करवाते हैं, है ना, पाठ योजना की प्रक्रिया, उसके अंदर आप ए और बी करके 2 सेक्शन बनाएंगे। ए सेक्शन में आप लिखेंगे क और ख लिखना सिखाएंगे, जो आप वीक बच्चों को लिखवा रहे हैं। बी सेक्शन बी करके आप लिखेंगे कि जो बच्चे क से ग तक जानते हैं उनको क से ग लिखवाएंगे, और उसके बाद उनको आप जो भी काम दे रहे हैं, उनको शब्द बनाने को दे रहे हैं या दोबारा कुछ भी जो भी दे रहे हैं वो देंगे। तो आप ए और बी सेक्शन करके 2 करके लिख सकते हैं। विनय जी सही है? जी मैम जी। ठीक है, क्योंकि आपके चैलेंजेस तो है वहां पे, इतने सारे अलग बच्चे, अलग अलग तरह का है। आई अंडरस्टैंड कि आपके चैलेंजेस है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जो कर रहे हैं आप उसी को लिखिए। आप यदि दोनों चीज कर रहे हैं तो आप दोनों लिखिए, कोई बात नहीं है। तो क्या है, पढ़ने वाले को भी क्लियर रहेगा कि आपने क्या किया। यस क्लियर है मैम। आपको? यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं। और किसी को है तो प्लीज बोलिए। हेलो मैम। जी बोलिए हेमलता जी। जी मैम, बोल रहे थे कि जैसे पाठ योजना तो बनाते हैं मैम क्लास के अनुसार ही, तो हर एक क्लास में है ना बच्चे, कुछ बच्चे वही मतलब एक ही क्लास के बच्चे, मतलब कुछ बच्चे बहुत कुछ मतलब बताते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, अब ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी है कि कुछ नहीं जानते हैं, जी अभी तो मैंने जो उसी में थोड़ा ये लगता है कि कैसे क्या। हेमलता जी, इसीलिए मैंने अभी जो सॉल्यूशन बताया वो इसी का बताया है कि आपको पता है, मैंने इसीलिए पाठ्य योजना हमारी तरफ से सिलेबस है, मैंने कुछ भी तय नहीं किया। मैंने क्या कहा है कि आपके पास कौन सी क्लास है, आपके पास बच्चे कैसे हैं, कितने पढ़े, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करिए। हमको एम ये देखना है कि हमारा साल जब खत्म होता है, बच्चा यदि हमारे पास साल भर आया है तो उसको इतनी चीजें आनी चाहिए। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे वेरिएशन है, कोई बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ नहीं आता है। एक क्लास में सब तरह के, पहली के भी है, दूसरी के भी, तीसरी के। लेकिन आप जब अपना प्लानिंग इस तरीके से करिए, पहली कक्षा के बच्चे जो एक बिल्कुल नए हैं और एक जो आपके पास पहले से आ रहे हैं जिनको क ख ग आ गया है, तो आप अपने उसमें ए बी सेक्शन करके 2 चीज बनाइए, दोनों लिखिए। आप जिसको जो करवा रहे हैं वो मेंशन करिए कि हम क से क और ख सिखाएंगे इनको, या इनको 1 और 2 लिखना सिखाएंगे, और इस बच्चे को जोड़ के सवाल देंगे। तो जिन बच्चों को अंक ज्ञान है उनको जोड़ के सवाल करवाएंगे। जो आप कर रहे हैं वही लिखिए, तो पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है हेमलता जी? जी मैम। जी मैम। जी अच्छा, संस्कार पॉइंट पे काम हो रहा है? यस या नो खाली यस मैम, हो ही रहा है। यस मैम, भी यस बताते मैम, हो रहा है। हैं, डेली पूछते भी। जी मैम। ओके, गुड।
ठीक है, चलिए उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं, लास्ट टाइम हमने किया था। अभी लास्ट टाइम जब हमने किया था तो मुझे जो जो पॉइंट आपके लगे कि जिस वेबिनार के बारे में आप भूल चुके हैं, तो आज के टॉपिक, आज के उसमें मैंने वही 2-3 टॉपिक लिए जिसको मैं रिवाइज करना चाहूंगी। नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे पीडीएफ। तो हमने सबसे पहले तो जो पिछली बार किया था, हम अभी तक जो किए थे उसके मैंने मेन पॉइंट लिखे थे। उसमें से हमने लास्ट टाइम 2 के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पाठ योजना और संस्कार पॉइंट, आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से उसको करना, उस पर डिस्कस किया था। आज जो है मैं सबसे पहला वेबिनार हमारा जो था बच्चों की सीखने की क्षमताएं, बच्चों की क्षमताएं और सीखने की शैलियां, यदि आपको याद हो। टॉपिक याद है? उसमें क्या था वो किसी को याद नहीं है? बस दिख रहा है बच्चों की क्षमताएं और सीखने की शैलियां। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं था क्योंकि बहुत शुरुआत में हुआ था, या आप में से कुछ लोगों ने इसको अटेंड नहीं किया था। सही हूं मैं? यस और नो? यस मैम। मैम हम कॉपी में लिखे हैं लेकिन कॉपी साथ में नहीं रखे। कोई बात नहीं। तो बच्चों की क्षमताएं हमने किया था, तो आज मैं इसको ले रही हूँ। और कक्षा प्रबंधन, और कक्षा प्रबंधन का ही एक पार्ट था विभिन्न प्रकार के खेल। ठीक है, तो आज मैं ये इन 3 पॉइंट को आज के वेबिनार में कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। मैं सारा एक ही स्लाइड में है काफी कुछ, लेकिन डिस्कशन करूंगी। यदि जिसने देखा है उसको रिवाइज हो जाएगा, और जिसने नहीं देखा है वो काफी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, बच्चों की क्षमताएं उनको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो बच्चा आपके पास जब स्कूल में आता है तो ये बेसिक चीजें ऑलरेडी उसके अंदर होती है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, जब बच्चा आपके पास आता है उसको बोलना आता है, एक भाषा आती है, अपनी बात समझाना आता है ना। जो घर में उसकी भाषा बोली जाती है वो उसको आती है। ठीक है, वो अपनी बात समझा सकता है, वो फील कर सकता है, वो महसूस कर सकता है बहुत सारी चीजें। फिजिकल चलना फिरना आता है उसको, है ना। अपनी शरीर की जरूरत है, उसको पता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है। काफी सारी चीजें, उसकी संवेदनाएं काफी जगी हुई होती है। एक भाषा उसको आती है, अपनी बात बताना आता है। तो बहुत सारी चीजें होती है बच्चों में जो ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो ये बच्चों की क्षमताएं हैं जो वो हमारे पास आते हैं तब उनमें होती है। हमारा काम ये है कि किसमें कौन सी क्षमता ज्यादा अच्छी है, उसका उपयोग करके उसको कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो 5 है, सबसे पहला होता है अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति। मतलब किसको कितना नॉलेज है। एक्चुअली ज्ञान ऐसी चीज है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते इसलिए बच्चे सीख लेते, ऐसा नहीं। हर एक के पास अपने पास अंदर होता है, हम उसको बाहर निकालते हैं। जब बच्चा मतलब जन्म लेके आता है, आप मतलब 2 छोटे बच्चे हो, उनको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज को कैसे देखना, कैसे करना, बहुत सारी चीजें अपने आप उनके अंदर होती है। मतलब ज्ञान अंदर की चीज है जो अपने आप सब साथ में लेके आते हैं। हम सिर्फ उसको जगाते हैं, एक तरीका देते हैं, एक मतलब रूप देते हैं कि ये इस तरीके से, बाकी सबके पास होता है। तो बच्चे ऑलरेडी इस कैपेसिटी के साथ होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता उनके साथ होती है। इस बौद्धिक क्षमता को हमको पहचानना है कि कौन किस स्तर पे है, किसको क्या लेने की जरूरत है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि कुछ बच्चे हैं जिनको क ख ग सब आता है, तो आपको पता है कि इनको क ख ग आता है, तो हमको इसको अब शब्द सिखाना है, अब इसको मात्रा सिखानी है, तो आप उसको उस तरीके से ढालेंगे। जब आपको पता है कि इसको क ख ग भी नहीं आता है, क ख ग छोड़िए, उसको तो हिंदी बोलना नहीं आता है, उसको आप क क्या सिखाएंगे? उसको हिंदी पता ही नहीं है, हिंदी कैसे बोली जाती है। आप उसको कमल का बोलोगे, कमल क्या है उसको वही नहीं पता। तो ये उनके बौद्धिक स्तर होते हैं। तो आप जैसे आप लोगों में से काफी लोग हैं जो संथाली बोल के फिर उनको समझाते हैं। तो ये बौद्धिक स्तर होता है कि बच्चा किस उस पे है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके हिसाब से। तो बौद्धिक स्तर के अंदर हम ये कर सकते हैं, मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान करनी हमको कि बच्चा किस स्तर पे है, कितना ज्ञान ले सकता है, वो उसको मापना है। अभी ये कैसे करेंगे? आप अपने अनुभव से तो सीखेंगे, लेकिन कुछ एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों के जो कुछ लक्षण होते हैं, जो बच्चे बहुत मतलब स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो असामान्य बुद्धि होती है, वो हर एक चीज को, एक तो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब
हर चीज को देखेंगे, किसने क्या किया, उसने वो किया, उसने वो किया, टीचर ने ऐसा किया, है ना। कभी आप जैसे कुछ करते हैं, आपसे कुछ गलती हो गई तो बच्चा आपको आके बताएगा कि ये आपकी गलती, आपने पहले ऐसे बताया था, अभी आप ऐसे बता रहे हैं। तो ये बच्चों को आपको पहचानना है उनकी बातों से, उनके प्रश्नों से। जो बहुत बुद्धिशाली बच्चे होते हैं या जो खुद सोच सकते हैं बच्चे, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। उनके पास हमेशा कुछ न कुछ पूछने के लिए रहेगा। आप कभी कोई चीज बताते हैं कि क से कमल, तो मैडम क से कमल ही क्यों होता है, क से कौवा क्यों नहीं होता है? ऑब्वियस है, जो बच्चा जानता है, उसने अपने आसपास जो देखा है, जो सीखा है, उसके पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमेशा वो बच्चा जल्दी में होगा, उसका ये होगा कि आपकी तरफ अपना ध्यान खींचे, आपसे पूछे, आप उसको ध्यान दो, वो पहले चाहेगा। जिसके पास अपने दिमाग में कुछ है, वो कुछ जानना चाहता है, वो आपको कंटिन्यूस डिस्टर्ब। हमको क्या लगता है, ये बहुत दिमाग खाता है, बार बार आ जाता है, होता है ये, यस और नो? होता है। होता है। मैम तो हमको होता है क्या मैम। करना है, हमको उन पे गुस्सा नहीं करना है, हमको उसको गलत वे में नहीं लेना है, हमको उसको सही वे में लेना है। आपको समझना है कि उस बच्चे के पास बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारा कुछ दिमाग में वो लेके आया है। हमारा क्या है, हमने इतने साल निकाल लिए, हम लोगों के दिमाग में है ना सारी चीजें, जैसे अलमारी के अलग अलग बॉक्स में सारी चीजें भरी होती है ना, हमारा सब कुछ वैसा है। हम स्कूल में होते हैं तो हम अलग होते हैं, हम घर में अलग होते हैं, हम फ्रेंड के साथ अलग होते हैं, हम परिवार वालों के साथ अलग, हम किसी और के, हम अलग अलग जगह अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये चीज बच्चों के पास नहीं होती है। उनके अंदर जो आता है, सडनली उनके दिमाग में कोई विचार आया तो उनको तुरंत वो चाहिए। ये चीज उनके दिमाग में, एक्चुअली इस चीज को समझने का जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर होता है आगे का, उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। और वो 5-6 साल के बाद बनना शुरू होता है इंसान में, और वो बनते बनते 10-12 साल निकल जाते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि 16 साल ने 20 वान, मतलब 16 साल में सान, मतलब ये जो समझने की शक्ति होती है वो आती है बच्चों में, और 20 साल में उसका जितना बॉडी का डेवलपमेंट होना है वो होता है। तो ये जो सान बोलते हैं, ये बच्चों में 5-6 साल तक तो होती ही नहीं है, और हम समझते हैं कि वो बच्चे आए वैसे ही हम बोले वैसा करें, उनको जो भी विचार आए वो बोलने लगते। तो ये जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जिनका दिमाग ज्यादा तेज होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, उनको तेजी से जवाब चाहिए, उनको तेजी से अटेंशन चाहिए। ठीक है, अभी जिनमें ज्ञान या अनुभूति की कमी होगी, वो बच्चे थोड़े स्लो होंगे, डल होंगे, वो टालने की कोशिश करेंगे, आप पूछोगे तो जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे, करके नहीं बताएंगे। जो वो वाले बच्चे, उससे बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो बच्चों की क्षमता की पहचान, पहला पॉइंट समझ आ गया सबको? जी मैम। ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट है सामाजिक संपर्क। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना हो तो बाजू वाले को, किसी एक बच्चे से बात करते सिर्फ उसको कान में बोलेंगे, वो मैडम से बोलेगा कि मैडम इसको पानी पीना है ना। कुछ होते हैं वो 10 मिनट में चारों तरफ घुमाएंगे, 10 बच्चों से बात करके आ जाएंगे। तो ये कैपेसिटी सबकी जन्म के साथ होती है, उनको अपने जीन्स के साथ, उसके परिवार में कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार है उनका, उनकी मम्मी बहुत बोलती है तो वो बच्चे में गुण आएंगे तो वो बहुत बोलता होगा। किसी का फैमिली से पापा बिल्कुल बोलते ही नहीं, तो हो सकता है बच्चे में वो गुण आया हो कि वो बोलने से कतराए, जरूरत हो तो भी नहीं बोलेगा। तो ये दूसरा, अपनी बात कैसे समझाना, किसी तक अपनी बात पहुंचाना, है ना। इसमें क्या होता है, एक बीमारी होती है ऑटिज्म, शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया है। ऑटिज्म मतलब ऐसी बीमारी कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक तौर पे अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जिसको ऑटिज्म होता है। मतलब वो सामाजिक रूप से सब लोगों के सामने नहीं आता है, खुल के बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसको हमेशा डर लगता है, लोगों के सामने बोलने में हिचक होती है, किसी से बात करने में हिचक होती है, कुछ भी करने में, नए लोगों से मिलने में हिचक होती है। तो ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल इससे अपोजिट होते हैं, वो इमीडिएटली सबसे बोलना, मिलना, जुलना सब कुछ कर लेंगे, कहीं भी खड़े होंगे किसी से भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सामाजिक जो संपर्क की कैपेसिटी होती है वो बाय बर्थ होती है सबके अंदर। तो इसको पहचानना, जो बच्चा आपको लगता है कि बहुत अच्छे सबसे बोल लेता है, कर लेता है, तो उसको क्या काम देना, उससे कैसे काम करवाना। यदि उसने अपना काम खत्म कर लिया तो उसको किसी दूसरे बच्चे के पास बिठाओ जो बच्चा नहीं लिख रहा है, तो वो उसको सिखा देगा। तो ऐसे बच्चों को पहचानना और उसका उपयोग करना, उनकी क्षमता, क्योंकि उसको तो बातें करने की आदत है,
है ना, उसने अपना लिख लिया, फिर वो दूसरे 2 को बातें करेगा, जो नहीं लिख रहे उनको लिखने नहीं देगा। तो आप उसको, आपको यदि पता है, आप पहचानते हो बच्चे की कैपेसिटी, तो आप उसको उस हिसाब से काम दे सकते हो। तो उसका भी मतलब सही जगह उसकी एनर्जी लगेगी, चैनलाइज हो जाएगी, और आपको भी परेशानी कम होगी। तो ये आपको पहचानना है। तीसरा, भाषण और भाषा। कैसे बोलना, भाषण और भाषा में फर्क ये होता है। भाषण मतलब हम क्या मतलब चाहते हैं बोलना, अपने जो इमोशंस है उसको बताना। और भाषा एक रूप होता है पूरा, जैसे हम लिखा जाता है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम एक चीज तो हम बच्चों को स्कूल में आने के बाद सिखाते हैं कि ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन उसका आधा काम घर में मम्मी उसको करके भेजती है। मम्मी ने उसको बोलना सिखा दिया है, बड़ों को आप बोलना ये चाहिए तो ऐसे बोलना, ये बोलना, ऐसे करना, अपनी बात ऐसे बताना। तो आधी चीज वो कंप्लीट करके आया है, उसको एक भाषा आती है, आपसे बोलना आता है उसको, ठीक है। दूसरा आधा काम आपको करना है कि ग्रामेटिकली अब जो सिखाना है कि क बोल रहे हो आप, इस क को लिखा कैसे जाता है, आप जिसको कबूतर बोलते हो वो कबूतर कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, काला किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वो काम करना है, लिखना पढ़ना सीखा। तो किसका कितना डेवलपमेंट हो चुका है और किसको क्या डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अभी आपके जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि संथाली में बोलते हैं, हिंदी नहीं आती है, तो उनसे हिंदी में बात करना, उनको ऐसे वाक्य सिखाना, ऐसे शब्द सिखाना, है ना। नर्सरी के बच्चे, लोग बोलते हैं नर्सरी की क्या जरूरत है, एबीसीडी तो घर में भी सिखा सकते हैं, बच्चों को नर्सरी नहीं भेजना। बहुत सारे परिवार मैंने आसपास देखे ऐसे होते हैं। पर एक्चुअली बच्चा नर्सरी में जाके सिर्फ एबीसीडी नहीं सीखता है, वो ये सीखता है कि मुझे टीचर से कैसे बात करना है, मुझे दोस्तों से कैसे बात करना है, यदि कोई बाहर से दूसरे टीचर आते हैं तो उनसे कैसे बात करना है, प्रिंसिपल आते हैं तो कैसे बात करना है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, मुझे कोई चीज चाहिए तो कैसे मांगना है, सबके साथ मिलके मुझे कैसे काम करना है। तो बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो कब क्या बोलना, कब चुप रहना, ये सारी चीजें बच्चा स्कूल में आके सीखता है। तो किसकी कैसी भाषा है, कितना ज्ञान है और उसको कैसे इम्प्रूव करवाना है, ये आपको बच्चे को देख के समझना है और उसके हिसाब से फिर उसको सिखाना है। क्लियर? जी मैम। ये बच्चे की कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके बाद है शारीरिक कौशल। शारीरिक कौशल में आप डिटेल में पहले फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल सीख चुके हैं, है ना। जिसकी फाइन मोटर स्किल खराब होगी वो बच्चा लिख नहीं पाएगा, जिसकी ग्रॉस मोटर स्किल अच्छी है वो बच्चा खेलकूद में रहेगा लेकिन लिखना नहीं सीखेगा, लेकिन इसकी फाइन मोटर स्किल है वो लिखना अच्छा सीख जाएगा पर खेलों में पीछे रहेगा। तो किसकी कौन सी स्किल अच्छी है, तो कौन सी स्किल इम्प्रूव करवानी है, कैसे करवानी है। यदि बच्चा लिखना नहीं जान रहा है तो कैसे करवाएंगे, तो उसको फिंगर की एक्सरसाइज करवाएंगे। किसी को याद है कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं या क्या क्या करवाते हैं जो बच्चे लिखने में प्रॉब्लम होते हैं उनको? हमने पढ़ने लिखने की परेशानियां उस वाले वेबिनार में ये डिटेल में डिस्कस किया था, एक एक चीज, कि जिनको लिखने का प्रॉब्लम है, जो बच्चे ढंग से नहीं लिखते, अच्छे से लिख नहीं पाते, होल्डिंग नहीं करते, उनको कैसे सिखाया जाए। मैम बताएं जय जिनेंद्र। जी, कौन बोल रहा है? संतोष जी। मैम बताएं जैसे पेंसिल कैसे पकड़ना है, जी बताएं तो जी, पेंसिल कैसे पकड़ना है सिखाया लिखने था। के लिए बताएं। आपकी आवाज बीच में कट गई। जैसे पेंसिल का नेटवर्क इशू है मैम यहाँ। जी जी वीडियो जी, बंद करके बोलो, वीडियो बंद करके बोलो। मैम बताए थे उंगली और पेंसिल को रबर से वेरी गुड, बिल्कुल उसमें बढ़िया। फंसाना है, इसके बाद हाँ, ऐसे लिखना रबर है। लगा के ऐसे पेंसिल लगाना बताया था, वेरी गुड। और किसी को कुछ याद आया? मैंने बताया था चीज कहीं कैसे। उठा के रखना, हाँ बताए थे कोई चीज कैसे कहीं मतलब उठा के रखना। जी, बिल्कुल, एक्सरसाइज के लिए छोटी छोटी चीजें नहीं उठा
के रखना सिखाया था। फिर ऐसा एक छोटा सा रुमाल लेके ये 2 उंगली से पकड़ना है ना, और फिर पेंसिल पकड़ाना, तो उनकी ग्रिप अच्छी आती है जी मैम। है ना। इसके अलावा एक और होता है पेंसिल वॉक करवाना। पेंसिल वॉक मतलब इस तरह से पेंसिल के आगे से पीछे के सिरे तक और फिर पीछे के से आगे के सिरे तक ये उंगलियां चलवाना। इससे क्या होता है, इन तीनों उंगली की एक्सरसाइज होती है। जी जी मैम। जी जी बताए नहीं थे। बिल्कुल सही बताए थे, याद है। यस मैम, याद है। हाँ, और इसके अलावा उंगलियों की एक्सरसाइज करवाना, जी मैम। ओपन क्लोज है ना। एक रबड़ लगा के बताए थे मैम, किस हाँ तरह। जी, एक रबड़ लगा के उंगली में, जैसे रबड़ लगा के पेन को यहाँ रबर, दबा के। जी बिल्कुल। एक एक तो यहाँ पे अंगूठे उंगली के बीच में रबर लगा के उसको ऐसा करके घुमा के, दूसरा रबर यहाँ लगा के और उसमें पेंसिल फंसा के वो रबर यहाँ लगा होता है। इस तरीके से 2 तरीके बताए जी थे, मैम। याद है ना। जी, जी मैम। तो जब आपको लगता है कि इसकी फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम है तो आप उसको उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। जब आपको लगता है ग्रॉस मोटर स्किल में प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ा सा बाहर जब खेलने वगैरह जाते हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा ज्यादा खिलवाइए, ठीक है, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो। या उसको बार बार खड़ा करिए, बैठिए, बाहर जाने को बोलिए, आने को बोलिए। जिनकी ग्रॉस मोटर स्किल कमजोर है उनको इस तरह से कि जाइए, ये ग्लास रख कर आ जाइए, वो किताब लेकर आइए, ये चौक वहां रखिए, तो ऐसे काम दीजिए तो उससे ग्रॉस मोटर स्किल उनकी इम्प्रूव होगी। छोटे छोटे काम बच्चे सुनना, समझना और वैसे करना वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई शारीरिक कौशल। उसके बाद है संवेदी जागरूकता। अभी संवेदनाएं हमारे शरीर में कौन कौन से अंगों में होती है। अरे, संवेदना शरीर के कौन कौन से अंगों में होती है। 5 सेंसेस कौन से हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं। आँख, नाक, मुंह, कान। नाक, जीभ, कान, जिह्वा और त्वचा, त्वचा। है ना, महसूस करते हैं त्वचा। तो ये सारी जो संवेदनाएं हम फील कर सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये सारी संवेदनाएं बच्चा लेकर आता है। वो जब आपके पास आता है तब ये सारी संवेदनाएं उसकी काम करती है, अच्छे से करती है, ठीक है। इन्हीं संवेदनाओं का उपयोग करके हम उसको पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है, सब कुछ सिखाते हैं। तो इसके लिए किसमें कितनी संवेदना कौन सी अच्छी, इसमें क्या होगा। कुछ बच्चे होते हैं, आप लोगों को भी खुद, आपको भी, मतलब मैं अभी बोलूंगी तो आप लोग अपने आप को जज कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जिसको कोई, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना है, तो आप उसको 5 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब आपकी आई साइड अच्छी है, मतलब आंखों से जो देखा आपको याद रहता है, आप आंखों से आपका दिमाग तक पहुंचता है, आपकी वो संवेदना ज्यादा बेटर है। कोई होता है कि जिसको सिर्फ सुने, वो पढ़े तो मजा है, उसको नींद आने लगती है, लेकिन कोई बोल दे और वो सुन ले, 1 बार 2 बार भी सुन लिया तो याद हो गया, है ना। तो उसकी कान की ज्ञानेंद्रिय अच्छी है, उससे उसको याद रहता है। किसी को इससे नहीं होगा, मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, मैं 2 बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा, तो 2 बार लिखने के बाद उसको याद होता है। तो किसकी कौन सी संवेदना ज्यादा काम कर रही है, दिमाग तक पहुंच रही है, किसको कौन सा तरीका है सीखने का, ये सबका अलग अलग होता है, राइट। जी मैम। आपको भी अपने तरीके याद आ रहे हैं, आप कैसे करते हैं, जी मैम। कैसे करते हैं आप लोग। हम तो सुनते हैं मैम, हाँ, सुनते हैं ज्यादा। ओके, बाकी लोग, बाकी लोग कैसे याद करते हैं। अर्चना जी, बेबी जी। मैम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सुनकर फिर पढ़ करके याद हो जाता है। पढ़ करके याद होता है, ओके। सावित्री जी ने बोला लिख के याद होता है। बेबी जी, आपको कैसे होता है। मैम हम लिखते भी हैं और मतलब सुनते हैं, वो फिर महसूस करते हैं दिमाग में, वो सारा चीज फिर सोचते हैं और फील करते हैं, तो याद होता है। मतलब उसी के साथ घुल मिल जाते हैं, वही चीज सोचने लगते हैं, जो पढ़ते हैं ना
वही चीज हाँ, सोचने लगते हैं। मतलब आप उसको दिमाग में अब इमेजिन ज्यादा करते हैं, समझ पिक्चर बनाते हैं। जी मैम, इमेजिन करते हैं, उसके बाद मतलब खुद में इमेजिन करने लगते हैं वो चीज, तब ज्यादा जल्दी याद होता है हमको। वेरी गुड। गुड़िया जी। यस मैम, देख के और सुन के मैम। ओके। अधिकतर। हेमलता जी। ओके। हेमलता जी। मधु जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। ओके। मंजू जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। लिख कर और पढ़ कर। ओके। मीनू जी। जी मैम, हम तो बोले सुन के। सुन के जी। ओके। जी मुकेश जी। जी मैम, लिख करके और पढ़ करके। ओके। नीरा जी। मैम पहले आंखों से देख कर उसके बाद दिमाग में याद करके। ओके। नीता कुमारी। नीता कुमारी। जी मैम, लिख कर और पढ़कर। ओके। पिंकी जी। पिंकी जी आप कैसे करती हैं? पढ़ के। पढ़ के याद रह जाता है। ओके। संजय जी। संजय जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आई। हाँ जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। ये मुझे सबसे पहले तो सुन सुन के फिर मैं लिखता हूँ, इसके बाद मैं फिर से पढ़ता हूँ, तब मेरे दिमाग में घुसता है मैम। ओके। संतोष जी। जी मैम, सुन के और लिख के मैम, बार-बार रिपीट करने से। ओके। सरिता जी आपने शायद लिखा लिखकर। यस मैम, लिख के और फिर पढ़ते हैं मैम। ओके। सुनीता जी। मैम सुनकर और लिख कर याद होता है। ठीक है। कोई भी चीज सुनते हैं और लिखते हैं ना, तब हमको याद हो जाता है। ओके। अनुप्रिया जी। सुन करके और लिख करके याद होता है। ओके। सावित्री जी। लिख कर और पढ़कर। ओके। राजकुमार जी। मैम बार बार मैंने लिखने से और बार बार मैंने सुनने और लिखने से मैम ज्यादा जल्दी याद। ठीक है। मैं भी बताती हूँ मेरा तरीका। मैं डूडलिंग करती हूँ। मैं चित्र बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक पतली सी पट्टी ऐसी शीट रखती हूँ। मैंने जब बीएड किया, मैंने 2 एमए किए, मैं यही करती थी। जब भी पढ़ने बैठती थी ना, तो ऐसी पतली लंबी लंबे शीट्स काटती थी, क्वेश्चन ऊपर शॉर्ट में लिखने का। उसके जो जो लाइन पढ़ती थी ना, उससे मैं एक पिक्चर बनाती थी और उस पिक्चर को मैं ड्रॉ करती थी। तो जिस दिन एग्जाम हो ना, उस दिन क्वेश्चन और वो पिक्चर देख के जाने का। तो जब मैं लिखने बैठती हूँ, मुझे वो पिक्चर याद आता है ना, तो मुझे पूरा पढ़ा हुआ याद आता है। ये मेरा डूडलिंग का तरीका है। मुझे ड्राइंग का शौक है, तो मैं पिक्चर बना के करती हूँ। और मैं ये तरीका बच्चों को भी बहुत सिखाती हूँ, उनको भी बहुत अच्छे से याद रहता है। जहाँ पे पिक्चर ना बने, वहां पे थोड़े से शॉर्ट में लेटर्स लिख दिए, एक आध वर्ड लिख दिया, उसके साथ में पिक्चर जोड़ दिया। लेकिन डूडलिंग मेरा तरीका है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अभी जैसे आपको समझ में आया कि आपका तरीका कौन सा है,
किसी को पढ़कर होता है, किसी को लिखकर, कोई पढ़ने के बाद खुद लिखता है, तब कोई देखकर लिखता है, कोई बिना देखे लिखता है ना, कोई इमेजिन करता है। तो आपको भी बच्चों को समझना है कि बच्चा किस तरीके से कर रहा है, उसको अपना तरीका ढूंढने देना है। मैं 6-7 में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं उनको सारे तरीके बताती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि आप पहले अपना तरीका ढूंढो। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके से याद होता है, उनके लिए कौन सा तरीका सही है। एक्चुअली ये हर पर्सन पे डिपेंड करेगा, हर एक का अपना तरीका होता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे जिनको एक बार बोल दो, मुझे बच्चे बोलते हैं मैडम सिर्फ आप एक बार पढ़ दो ना, आप बोलोगे ना तो हमको लर्न हो जाएगा। और लिटरली मैं यदि एक बार बोल दूं वो ध्यान से सुन लेते हैं, क्योंकि उनके कान से दिमाग तक बहुत इजीली पहुंच रहा है, उनको वो सेंस ऑर्गन अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद उनसे बोलो चलो रिपीट करो, वो एज इट इज रिपीट करके बता सकते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे तो उनको नहीं होता है। तो बच्चों की कैपेसिटी देखिए कौन किस तरह से करता है, उसको किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। अभी जैसे सुनने, आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि हमको सुन के याद, तो आपको सुनाने के लिए कोई पढ़ता है, कोई और पढ़ के सुनाता है तब आप याद करते हैं? नहीं मैम, अपने से पढ़ते हैं। हाँ, तो पढ़कर याद होता है, सुनकर नहीं। है सुनकर तरीका मैं जैसे बता रही हूँ क्लास में मेरे बच्चों को मैं करती हूँ। जब मुझे बच्चे बोले कि मैडम आप एक बार पढ़ो तो याद होगा, मैं लिटरली पूरा आंसर क्लास में रिपीट कर करके, और जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे स्ट्रेस दे के पढ़ना, अंडरलाइन करके पढ़ना, तो बच्चों को एग्जाम में बच्चे एज इट इज लिखते हैं। तो ये बच्चों के तरीके ढूंढिए, क्लास में आप भी थोड़ा सा रिपीटेशन करिए, जहाँ जरूरत लगती है वहाँ पे बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमने बच्चों की क्षमताएं देखी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये जो बच्चों की क्षमताएं, संवेदी जागरूकता जो हमने डिस्कस किया, एग्जैक्टली उसी के ऊपर डिपेंड होता है उनकी सीखने की शैली। हमने जो अभी डिस्कस किया कि कौन सी सीखने की शैली किसकी है। कोई है जो सुन के, हमने अभी यही डिस्कस किया, किसी को सुन के याद होता है, किसी को बोल के याद होता है ना, किसी को पढ़ के याद होता है। तो इसमें कुछ होते हैं जो दृश्य, जिनको देख कर याद होता है। यदि जैसे मैंने कहा, मुझे यदि इसकी ये बना दो, ड्राइंग बना दूं, तो मुझे वो ड्राइंग याद रहते हैं और मैं एग्जाम में भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए विजुअल्स है, किसी के लिए ऑडिटरी, श्रवण, सुन के याद होता है, कोई एक बार 2 बार बोल दे तो लर्न हो जाता है। किसी को पढ़ना और लिखना, आप में से बहुत सारों ने ये जवाब दिया, आप में से बहुत सारे का ये तरीका है ना, कि आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर लिखा हुआ फिर से पढ़ते हैं। उसके कुछ है काइनेस्थेटिक गतिज। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि जब याद कर रहे हैं तो यहाँ से वहां चलेंगे, वो बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, देखा है? यस मैम। एक्टिविटी चाहिए उनको, या तो लर्न कर रहे होंगे ना, तो हाथ में पेन होगी तो पेन ऐसे 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 उनकी हिलती रहेगी, ठीक है। या वो कहीं पे ऐसे टक 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 बजा के आवाज करते रहेंगे, या वो कहीं पे कुछ करते रहेंगे, क्योंकि उनकी एक्चुअली बॉडी पूरी एक साथ उसके साथ जब तालमेल में आती है तब उनके दिमाग में जाता है। सिर्फ बैठे बैठे उनको बोलो तो वो सो जाएंगे, उनको याद नहीं रहेगा। तो उनको या तो चलना पड़ेगा, या हाथ में कुछ पेंसिल पेन कुछ लेनी पड़ेगी, कुछ हिलाना पड़ेगा, है ना, या तो कोई बॉल लेके या कोई रुमाल लेके, है ना, रुमाल का कोना गोल 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 करते रहेंगे, और वो जब तक हाथ में रहेगा तब तक उनको याद हो जाएगा। देखा है आपने ऐसे? यस मैम। हाँ, तो ये काइनेस्थेटिक चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं इनको फिजिकल एक्टिविटी हो तो वो चीजें समझ में आती है। हम जब क्लास में सिखा रहे हैं तब भी ऐसा होता है कि उनसे यदि कुछ करवाया फिजिकल तो उनको याद रहेगा, और वो चुपचाप बैठ के सुन रहे तो नहीं याद रहेगा। तो बच्चों की पहचानना है आपको कि कौन किस तरीके से ज्यादा अच्छे से सीखता है, तो उसका ऐसे उपयोग करना कि चलो आप ये कर लो, बोर्ड पे लिखेगा, मतलब जिसको फिजिकल एक्टिविटी, चलो खड़े होके बोर्ड पे लिखो, तो वो जब खड़ा होके बोर्ड पे लिखेगा तो उसके दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि वो खड़ा हुआ, पूरा बॉडी उसका काम कर रहा है, वो चल के आया, उसने चौक उठाया, लिखा, तो पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो गया है, तो वो जल्दी से उसको याद रहेगा। तो इस तरह से आप उनकी उसको पहचानिए। उसके बाद एक है लास्ट है तार्किक या लॉजिकल। कुछ बच्चे होते हैं जब तक उनको लॉजिक ना बताया जाए कि ये ऐसा क्यों है, तब तक उनके दिमाग में बात नहीं उतरती है। यदि उनको लॉजिक समझ में आया, उसका कारण समझ में आया, तो वो तुरंत याद कर लेंगे, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग होती है, हर बात में उनका क्वेश्चन होता है, मैडम ऐसा क्यों, मैडम ऐसा कैसे। बहुत सारे बच्चे जो यदि आपने उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, उनको लगा कि हाँ मैडम ने हमको जो बताया सही है, समझ में आ गया, तो उनको याद हो जाएगा, उनको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो ये लॉजिकल थिंकिंग, तो ये तरीके हैं बच्चों के सीखने के। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अभी आपको सिर्फ सुन के समझना नहीं, अभी इसको अपनी क्लास में यूज करना है ना। ये चीजें ना हो ना तो अपनी डायरी में कहीं पे भी आगे लिख लेना ये पॉइंट्स। जी और उसके मैम। बाद उसके आगे बच्चों के नाम लिखना कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है। जब आप ये करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि अब मुझे इस बच्चे के साथ कैसे काम लेना है, इस बच्चे को मुझे कैसे सिखाना है, या वो यदि नहीं कर पा रहा है तो क्या एक्टिविटी उसके साथ करवाई जाए ताकि वो याद रखे। जब मैं रिवीजन करवाती हूँ ना तो मैं क्लास में ये करती हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछा, फिर मैं पूछती हूँ कौन बोलेगा, तो जो बोलने वाले बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट होता है वो खड़े हो जाते हैं, तो मैं उनसे बुलवाती हूँ। जो बच्चे सुन के सीखने वाले हैं वो उसको सुन के याद कर लेंगे। फिर जो सुनने वाले, मुझे पता होता है कि ये सुनने वाले बोलने वाले नहीं है, तो उसमें से किसी एक को खड़ा होकर तुमको कितना याद हुआ अब ये बता दो, तो वो कहाँ गलती कर रहा है हमको समझ में आता है। तो जब आप क्लास में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, उन सारे बच्चों को आप एक साथ कैसे यूज करके आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप मतलब आपको ये डिसीजन लेना आना चाहिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, तो किससे क्या करवाया जाए तो हमारा उनको जो पढ़ाने का एम है वो पूरा हो। ठीक है? जी मैम। किसी को कोई डाउट है अभी? मैम अभी इसको यूज करना प्लीज आप लोग। जी मैम। हमारी जो टीचिंग, हम लोग रोज स्कूल में जाते हैं, गए बोर्ड पे लिखा पढ़ा दिया वापस आ गए, नहीं, हमको भी हमारा दिमाग भी चलना चाहिए कि इसके लिए क्या करना है, उस बच्चे के लिए क्या करना है, इस क्लास के लिए क्या करना है, वो हमारे अंदर भी चलना चाहिए। यदि हम ये सोचेंगे तो ये कैसे चलेगा? बच्चों की जब कैपेसिटी आप पहचानेंगे उसके बाद चलेगा। यदि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली ये चलेगा। ठीक है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन। क्लास को कैसे कंट्रोल में करना, कैसे प्रॉपर चलाना जैसे हम चाह रहे हैं वैसे। तो पहला तरीका है पुरस्कार एवं दंड। या तो आप उनको पुरस्कार दो या उनको दंड दो। दंड पीछे इसलिए लिखा होता है, कम दे तो ज्यादा बेटर है, जब लगे कि बहुत कंट्रोल से बाहर हो रहा है तभी दंड का उपयोग करना, अदरवाइज पुरस्कार का उपयोग करना। अभी पुरस्कार मतलब कि आपको कोई चीज ले जाके नहीं देनी है। बच्चों के लिए पुरस्कार, आप ताली बजवा दीजिए, आप उसको वेरी गुड बोल दीजिए, है ना, आप उसको स्टार दे दीजिए, आप उसको हाथ के ऊपर स्टार बना दीजिए, सारा दिन लेके घूमेगा, मैडम ने मुझे स्टार दिया, मैंने अच्छा किया। तो वो एनकरेजमेंट होता है, तो दूसरे दिन वो फिर इंतजार करेगा कि आज मैं फिर लिखूं, मुझे स्टार मिलने वाला है, तो उस लालच में बच्चा लिखेगा। तो आपका एम उसका से लिखवाना है, लेकिन वो किस में इंटरेस्ट रखता है आपको वो देखना पड़ेगा। तो कैसे पुरस्कार देना बच्चों को? बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी बच्चे को बुला के बोर्ड पे लिखवाना, ठीक है, 2-3 तो मैंने बता दिए, स्टार देना, स्माइली बनाना, है ना, उनको वेरी गुड गुड लिखना, बहुत अच्छा बोलना, ताली बजवाना, या कोई और एक्टिविटी जब हो रही है तब उसको पहले बुलाना कि जो ये कर लेगा उसको ये एक्टिविटी करने को पहले उसको मिलेगा, है ना। तो किस तरीके से आपको उन बच्चों को मोल्ड करना है, क्या आप दे सकते हैं उनको, किस चीज से वो खुश होंगे। जिसने कंप्लीट कर लिया वो बाहर जाके बॉल से खेल सकता है ना, तो फटाफट सब लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट। मैं केजी के साथ ऐसा करती थी, सीनियर केजी जूनियर केजी में हम आया बहन को बाहर रखते थे और उनके साथ खिलौने रख के, या बाहर गार्डन में जहाँ झूले वगैरह है, जिसका लिखना फिनिश हुआ वो बाहर जाके झूले में खेलेगा। तो यदि 2-4 पहले लिख लिया और वो निकल गए बाहर, तो उसके बाद बाकी सारी बच्चे फटाफट, वो पहले जो स्लो लिखते थे ना उनको देख के वो भी फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये हम उनको क्या पुरस्कार देंगे, उनको किस चीज का शौक है। जैसे आपके यहाँ पे उनका खाना होता है ना, तो जो कंप्लीट कर लेगा पहले, उसको पहले खाने जाने को मिलेगा, और जिसका बाकी रहेगा वो लेट जाएगा। तो अभी वो बच्चा कि भाई मुझे जाने को नहीं मिलेगा, खाना मुझे लेट मिलेगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट लिख लूं। क्या पुरस्कार देना है वो आप। अभी दंड कैसे देना है? दंड ऐसा नहीं देना है कि आप उसको मारे, उठक बैठ, मतलब कान पकड़ के लगा दिए, 2 बाहर खड़ा रहे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्लास में से कभी भी बच्चे को बाहर मत निकालिए, क्योंकि ऑलरेडी वो नहीं पढ़ रहा है और उसको क्लास से बाहर निकालेंगे तो क्या करेगा। तो दंड ऐसा दो कि जिससे बच्चा कुछ क्रिएटिव हो, जिससे पढ़ाई करने लग जाए। ठीक है, अभी जैसे उसने कुछ
गलती की, कुछ बोल दिया, कुछ डिस्टर्ब कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, उसको बिठाओ, उसको बोलो कि अब आप बैठ के ये वाला पहाड़ा 2 बार लिखोगे। एटलीस्ट वो पहाड़ा लर्न हो जाएगा उसको। क्रिएटिव दो। और दंड मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मुझे कोई जैसे गुनाह की सजा दे दी या मैं कोई बाकी सारे उसमें मुझ पे हंस रहे हैं। कभी बच्चे को ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस मैम। तो इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए बच्चे को कभी भी किसी भी पनिशमेंट में। यस मैम। मैं पता है क्या करती थी, जिसको पनिशमेंट दे रहे हैं उसे लिखा नहीं, चलो आज का दिन आपका मेरे साथ, अब मैं जिस क्लास में जाऊंगी ना आप वहां मेरे साथ जाके बैठोगे, आप खेलने नहीं जाओगे, आप लाइब्रेरी में नहीं जाओगे। तो बच्चे को क्या लगता है, हाँ मैं मैम के साथ घूमूंगा, जबकि मैंने उसको पनिशमेंट दी, वो मेरे साथ रहेगा, मेरे सामने बैठ के लिखेगा। लेकिन मेरा तरीका अलग है बोलने का। मैंने उसको बोला कि आज के दिन आप मेरे साथ रहोगे, मैं जहां जाऊंगी उस क्लास में बैठोगे और आप अपना लिखना फिनिश करोगे। ये फर्क होता है। दंड भी दो तो ऐसे तो बच्चे को ऐसा ना लगे, बुरा ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण देना। जब आप बच्चे को कोई काम देते हैं, कोई चीज करते हैं या कोई समझाते हैं, तो उसके पीछे के रीजन जरूर बताइए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने एक बार कुछ काम दिया था, बच्चे नहीं करके लाए, बहुत सारे बच्चे भूल गए। तो मैंने ये किया, मेरे यहाँ तो बॉयज गर्ल्स सारे साथ में थे, तो बॉयज को एक तरफ खड़ा किया, गर्ल्स को एक तरफ खड़ा किया। मैंने कहा चलो अभी अपोजिट कान पकड़ो और उठक बैठक लगाओ। 7th के बच्चे, उनको थोड़ा सा है ना इंसल्ट फील होता है यदि ऐसे उठक बैठक लगाने को बोला। मैंने कहा मैं आपको इसके बाद कारण बताऊंगी कि मैंने ये इस तरह से उठक बैठक क्यों लगवाई। मैंने उनको समझाया कि फॉरेन में इसके ऊपर साइंटिफिक। क्या आ रहे हैं? हेलो, बाकी सबको कट के आ रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है? जी मैम ठीक है, सुनाई दे रहा है। अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट करिए, बाकी लोग जिनका म्यूट अनम्यूट है म्यूट करिए। आशा देवी, बेबी रॉय, हेमलता सोरेन, ये सब अनम्यूट करिए, पहले म्यूट करिए, म्यूट सॉरी। ओके, अभी सुनाई देगा। होता क्या है, इसमें पूरी इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, तो इसमें ये बताया था कि जब कोई भी कान अपोजिट में पकड़ते हैं, इससे क्या होता है आपको पता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन आपको सारा क्लियर पता है। तो जब हम अपोजिट पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एक ये मतलब क्रॉस हो जाता है, हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जब एक दूसरे के साथ क्रॉस होता है तब वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, दोनों काम करते हैं। और उसके बाद जब बच्चे उठक बैठक लगाते हैं, इससे क्या होता है, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। अपोजिट करने से ब्रेन एक्टिवेट होता है और उठक बैठक लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग तक खून पहुंचता है और याद रखने की क्षमता बढ़ती है। फॉरेन में तो ये है, जहाँ पे जिस स्कूल में ये किया, उन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप के बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाई शुरू होती उसके पहले ऐसे अपोजिट कान पकड़ के 50 उठक बैठक सबको लगाने, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरा ग्रुप सीधा आके पढ़ाई शुरू करता था। उन दोनों ग्रुप का मतलब स्टडी की, ऑलमोस्ट काफी लंबे टाइम तक उनको ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद ये देखा गया कि जो लोग कान पकड़ के उठक बैठक लगाने के बाद पढ़ते थे, उन्होंने ज्यादा जल्दी सीखा, ज्यादा अच्छे से सीखा और उनको अच्छे से याद रहा, लंबे समय तक याद रहा, कंपैरेटिव टू जो आज के सीधा पढ़ने बैठते थे। तो मैंने उनको बताया बच्चों को कि ये इस तरह से, और मैंने आपको इसलिए पकड़वाया ताकि आपको कल याद रहे कि मैंने आपको क्या काम करने के लिए दिया और आप याद करके लेके आओ। तो बच्चों को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, तो वो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से वो क्लास मेरी पूरी कंट्रोल में। मैंने जब भी कोई काम दिया तो वो करके लाते थे, भूलते नहीं थे। उनको पता था यदि भूल गए तो फिर ये पनिशमेंट मिलेगी, मैम इस तरह से करवाएं। तो जब आप किसी चीज के लिए बच्चों के साथ, बच्चों को बच्चा मत समझिए, उनको एक पर्सन समझिए, एक ह्यूमन बीइंग है, उनका अपना लेवल होता है। नर्सरी तक के बच्चे जो होते हैं उनको यदि आप डांट दो, कुछ कर दो, तो उनको इंसल्ट फील होती है, वो दोबारा बोलते हैं हम स्कूल नहीं आएंगे, है ना। तो उनको बच्चों की तरह मत ट्रीट करिए, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए। उनको जब क्लेरिफिकेशन देंगे तो वो बहुत अच्छे से सीखेंगे और काम करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है मस्तिष्क की ढलनशीलता। कोई भी काम जब कोई बच्चा एक बार करता है, पहली बार जब करता है, तब उसके दिमाग में एक न्यूरॉन बनता है उस काम के लिए। जैसे आपने उसको क सिखाया, तो जब आप क सिखा रहे हैं तब एक नया न्यूरॉन, मतलब एक लाइट जलती है उसके दिमाग में, लिटरली जैसे करंट फैलता है, और फिर वो चीज उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है आगे के लिए। ठीक है, तो ये बच्चों की एबिलिटी होती है, तो इसको यूज करना।
आपकी क्लास में आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसके लिए क्लियर रहिए और बच्चों को बता दीजिए कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। हम जब जाएंगे तो लाइन में निकलेंगे, जब सवाल पूछना है तो आप हाथ ऊपर करेंगे तभी पूछेंगे। तो ये इस तरह से चीज़ें होती है। वो जब आप बच्चों को बता देते हैं तो बच्चों का दिमाग उस हिसाब से ढल जाता है, उनको वो चीज़ आदत में आ जाती है। तो उनकी इस ढलनशीलता का उपयोग हमको करना है अपनी क्लास को कंट्रोल करने में। आप में से कितने लोग हैं जिनके अपनी क्लास के रूल्स बने हुए कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा? कोई रूल्स है आपके क्लास में? बच्चों को पता है कि ये मैडम आए तो हमको यही करना है या नहीं है? यस मैम। क्या है? कोई मैम सबसे पहले बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। यस। और बैठने बोलते हैं तो थैंक्स बोलते हैं। ओके, बढ़िया। और उसके बाद सारा होमवर्क अपना अपना मतलब को क्या बोलते हैं, कुर्सी में सब लगा देते हैं अपना कॉपी। किसी का वेरी गुड। होमवर्क है, किसी को लिखना है। हाँ हाँ, हम वेरी सब गुड। ले और फिर पैर सब छूता है, जैसे वो चल जाते हैं, मतलब क्लास घुस जाते हैं तो वो भी ओके, होता है। बढ़िया। और बाकी लोग? जैसे मैम छुट्टी होने के बाद हम लोग लगाते हैं बच्चे सबको, बच्चे सब बाय करते हैं। समझ नहीं आया, फिर से बोलेंगे? जैसे छुट्टी हो हम लोग प्रार्थना के समय में लगवाते हैं, उसी तरह के समय में भी लाइन लगा के बच्चे सबको बोलते हैं क्या करना है, इसके बाद जाने वो सब बाय करते हैं। ओके, बढ़िया। मंजू जी ने बताया प्रश्न पूछना है तो हाथ ऊपर करना। जी, कुछ और मैं आपको बताती हूँ। क्लास के अंदर टीचर्स जो मैंने दूसरे देखे हैं जिनके क्लास होल्ड करने के रूल होते हैं, और मैंने भी बहुत सारे किए हैं। जैसे जब क्लास बहुत ज़्यादा आवाज़ करे ना, तब आपको कुछ नहीं बोलना है, आप हैंड्स फोल्ड करके खड़े हो जाए और एक एक से नज़र मिलाइए। ये ट्रिक इतना अच्छा काम करती है। विद इन हाफ मिनट आपकी पूरी क्लास आपके कंट्रोल में होगी। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खड़े हो जाना है और एकदम से मतलब ऐसे एक एक से नजर मिलानी है। आप एक एक के ऊपर नजर, और जो बात कर रहा है उसके ऊपर कंटिन्यूस देखते रहे। मेरे क्लास में होता है, मैं पढ़ा रही हूँ, हमारे यहाँ 60-60 का क्लास होता है। यदि मेरे पढ़ाते हुए कोई बच्चा कुछ इधर उधर करता है तो मैं बोलना रोक देती हूँ और मेरी नजर सिर्फ उस पर होती है और कुछ नहीं बोलना है। जब मेरी नजर उस पर जाती है तो पूरी क्लास की नजर उसकी तरफ। 60 बच्चे यदि उसको घूरते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। करना कुछ भी नहीं है, ना डांटना है ना बोलना है, सिर्फ आप उसको देख लो तो तुरंत बच्चा, उसको पता है कि उसकी क्या गलती, हमको उसको सबके सामने बोल के इंसल्ट भी नहीं करना। तो ये अपने रूल होने चाहिए, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कुछ टीचर्स जो, जैसे छोटे बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, जब बहुत ज्यादा शोर हो रहा है आप ताली बजाना शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। एक्चुअली या तो एकदम साइलेंस होगा तो बच्चे रुकेंगे, या एकदम से वो लोग जो आवाज कर रहे हैं उससे कुछ अलग आवाज होगी तो उनका ध्यान जाएगा। कई लोग होते हैं ना डस्टर बजाते हैं, डस्टर कभी नहीं बजाना, उसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है। तो आप ताली बजाना शुरू कर दीजिए या कोई कविता गाना शुरू कर दीजिए, तो पूरी क्लास कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये हर एक के कुछ अपने तरीके होते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे किया जाए। कुछ नियम होते हैं, जैसे हम जो सीनियर केसी होती थी, जैसे अभी गुड़िया जी ने बताया कि आके नोटबुक सुबह आके सबसे पहला नियम कि सबको आके अपनी नोटबुक टेबल पे रख देना है, जो होमवर्क किया है वो पहले वहां पे रख देना है, वो नियम होता है। उसके बाद पानी पीने के लिए टीचर जब अटेंडेंस ले रहे हैं उसके बाद टीचर 5 मिनट देते हैं कि पानी पी के आओ, तो बिना कुछ पूछे सब लोग जाके पानी पी के आके अपनी जगह पे। तो हर एक चीज कौन सा काम कब होगा कैसे होगा, जब भी आप क्लास में ये चीजें कुछ कर लेते हैं ना, जैसे 2 पीरियड हो गए हैं, अभी तीसरा पीरियड है, तो पहले 2 मिनट दे दीजिए, जिसको वॉशरूम जाना है चले जाओ, पानी पीना है पी लो, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए आपकी पूरी क्लास में कोई बच्चा हिलेगा नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बार ब्रेक मिल गया है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको क्लास में कंट्रोल करने के लिए सीखनी चाहिए। तो ये इन चीजों को जब आप एक बार आदत बना लेते हैं ना, तो बच्चे भी इसको मतलब सीख लेते हैं, उनका ब्रेन
मतलब उसके लिए ट्रेन हो जाता है, और उसके बाद आपको क्लास कंट्रोल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। देन मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना। बहुत सारी बार बहुत सारे बच्चे कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कोई उनकी बातें भी छोटी छोटी होती है। सुबह मम्मी ने 2 झापड़ लगा के भेजा है, उसको जो चाहिए था टिफिन में वो नहीं दिया, तो उसका मूड खराब हो जाएगा, है ना। कोई भी कारण हो सकता है कि बच्चा इमोशनल हो जाता है। घर से में कोई मेहमान आए थे, वो चले गए, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। दादा आए थे, चले गए, पापा आज बाहर गए हैं, तो उसका मूड नहीं है। तो ऐसे उनके इमोशनल इश्यूज होते हैं, तो उन चीज़ों को समझना। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों को, किसी को कोई हकलाता है, उसको बोलने में प्रॉब्लम है, किसी को रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा उससे कतराएगा। तो बच्चों का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, थोड़ा उनके पेरेंट्स से मिलोगे, आप जानोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो उनके जो प्रॉब्लम है उनको समझ के उसके बाद उनको हैंडल करना। यदि आप उसको उसके बाद हैंडल करते हैं, तो अभी आज का मेरे स्कूल का किस्सा है। कल एक टीचर आए, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा, टीचर ने उसको बोला कुछ, तो वो मानने था, खाना खाने को बोला तो वो खाना नहीं खा रहा था। टीचर को टेंशन होता है कि भाई सुबह से बच्चा आया है, खाना नहीं खाएगा, चक्कर आए, कहीं गिर गया, कुछ हो गया, तो टीचर उसको चिल्ला रहे, आप खाना क्यों नहीं खाते, और वो जवाब ही नहीं दे रहा है। उसको टीचर ने बोला कल मम्मी को लेके आना। आज उसकी मम्मी आई, तब मैंने बुला के उसको पूछा, कल भी मैंने उससे पूछा था तो कल कुछ नहीं बोला, आज मैंने पूछा तो बोलता है मैडम कल मुंह में छाला हुआ था, मुझसे ना बोला जा रहा था ना खाया जा रहा था, और मैडम मुझे कंटिन्यूस डांट रहे थे। पर उसकी इमोशनल प्रभाव टीचर को भी कैसे समझ में आएगा, क्योंकि उसने कल बोला ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो नीचे मुंह करके रोए जा रहा था। टीचर गुस्सा हो गए, मेरे पास ले आए, मैंने उससे पूछा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है उसकी मम्मी को बुला लो, तब आज वो बताता है। मैंने कहा इतनी सी बात तो आप बोल के कल बता सकते थे, तो कल इसका सॉल्यूशन निकल जाता, डॉक्टर के पास भेजते, दवा ले लेते, कुछ करते, खाने को नहीं बोलते आपको, या ऐसा वो खाने को देते जो आप खा सकते। लेकिन इस तरह के इश्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चों के कि हमको नहीं पता होता है रीज़न। यदि आप उनके क्यों परेशानी है उस प्रॉब्लम को समझेंगे, तो आप उसको बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ऑटिज्म है। ऑटिज्म तभी पता चलता है जब बच्चा स्कूल में आता है। वो 4 साल के पहले ऑटिज्म की बीमारी का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चा घर में रह रहा है। 3-4 साल का होता है, स्कूल आता है, तब पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। मेरे पास एक पेरेंट थे, उनको समझाते हुए मुझे मतलब पसीने आ गए, 2 घंटे लगे मुझे उनको बताने में कि आपके बच्चे को कोई मेंटल तकलीफ है और उसको समझिए, क्योंकि वो पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ, देखिए आपका बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तब उनको समझ में आया कि मेरा बच्चा सच में दूसरे लोगों के साथ बात नहीं करता है, उसको ये कोई सोशल इशू है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया उनको कि इसको ऑटिज्म बोलते, इसमें ये ऐसा होता है, और फिर उसकी दवाई चली। तो ये प्रॉब्लम स्कूल में आके पता चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेंटल इश्यूज होते हैं। रीडिंग नहीं आता है तो घर में बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं की तो पता ही नहीं चलेगा। जब स्कूल में आएगा और वो बाकी बच्चे पढ़ते और वो नहीं पढ़ पा रहा है, तब समझ में आएगा कि उसको डिसलेक्सिया है ना। तो ये इश्यूज बहुत बाद में पता चलते हैं। तो यदि हम एज अ टीचर जानते हैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो हम पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद है कक्षा को रुचिकर बनाना। अभी क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना। तो जब आप क्लास में जाते हैं तो शुरू के 2 मिनट आपके इंट्रोडक्शन कुछ भी अलग तरीके से होना चाहिए। आप क्या पढ़ाने वाले, सीधे जाके चलो बुक निकालो लिखना शुरू नहीं, कोई बातचीत होनी चाहिए। कोई कविता सुनाओ, कोई जोक सुनाओ, कोई कल की बात करो, किसी बच्चे से कुछ पूछ लो, या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद शुरू करो। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के। सबसे बेहतर तरीका है बच्चों को खेलना अच्छा लगता है ना। शुरुआत यदि खेल से करें, जैसे आप लोगों के यहाँ पे सुबह प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद यदि आप थोड़ी देर खेल लें फिर क्लास में जाए, तो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ एक तरीके हैं कि कैसे अलग अलग एक्टिविटी करके बच्चों को इंटरेस्ट लाया जा सके। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं आज टोटल 7 गेम लाई हूँ आपके लिए। ये जो गेम है ये क्लास के अंदर आप बच्चों को वर्ब या क्रिया सिखा सकते हैं। जैसी क्लास है उसके हिसाब से आप उसको करवा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इस गेम को बोलते हैं साइमन सेज। इसमें क्या लिखा है, साइमन सेज जंप। इसमें ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन या तो किसी एक बच्चे को खड़ा करे या टीचर खुद बोले,
हम इसको, मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है कि गुरुजी कहते हैं, तो हम इसके आगे बोलेंगे गुरुजी कहते हैं। ठीक है, गुरुजी कहते हैं खड़े हो जाओ तो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ तो सब बच्चे बैठ जाएंगे। गुरुजी कहते हैं रो तो बच्चे रोना शुरू करेंगे। गुरुजी कहते हैं चुप हो जाओ। गुरुजी कहते हैं दाहिना हाथ ऊपर करो। गुरुजी कहते हैं हाथ की घड़ी बांधो, है ना। गुरुजी कहते हैं अपना अंगूठा हिलाओ। ऐसी बहुत सारी, तो ये सारी हिलाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, ये सारी क्रियाएं हैं, क्रियाओं को बेसिकली। तो बच्चों को आप बेसिकली क्रियाएं सिखाने हैं। कोई कुछ बोलता है वो फॉलो करना सिखा, लेकिन ये बच्चों के लिए गेम है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज कैसे, जब आप उसके पहले साइमन सेज नहीं बोलते हैं या गुरुजी कहते नहीं बोलते हैं, तो बच्चों को वो एक्शन नहीं करना है। जब बोला गया है कि गुरुजी कहते हैं तभी वो एक्शन करना है, जब उसके आगे नहीं बोला गया। हमने बोला गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ तो बच्चे खड़े हो गए, फिर आप बोले बैठ जाओ तो जो बच्चा बैठ गया वो आउट, क्योंकि गुरुजी कहते नहीं बोला। मतलब वो मेंटली अटेंटिव रहना सीखेंगे, है ना। तो उनको बोलो अभी आउट, अब आप नहीं खेलेंगे, अब आप एक साइड हो जाइए। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज इसमें, ये सामने लिस्ट है, उसमें काफी सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपना भी बहुत सारा करवा सकते हैं, है ना। जैसे इसमें लिखा है टच योर टोज, पैर की उंगली को छुओ। हग योर सेल्फ, अपने आप को गले लगाओ। जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक्स मतलब कूद के दोनों हाथ और दोनों पैर फैलाना, फिर वापस, मतलब जंप करना, दोनों फैलाना, फिर दूसरी बार जंप करके वापस लाना, इसको जंपिंग जैक बोलते हैं। देन वेव, मतलब हाथ हिलाना, वेव करना, इस तरह से। देन क्लैस्प हैंड, हाथों को जोड़ लो। स्टैंड अप, स्माइल, लाफ, फ्रॉन, क्लैप, मतलब ये अलग अलग एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज है। टच योर नीज, अपने घुटने को छुओ, अपनी कोहनी को छुओ, अपने दाएं कान को छुओ। ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बच्चे को जो आता है ना। आप उनको दाया बाया सिखा रहे हैं, ऊपर नीचे सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ सीख जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, गुरुजी कहते हैं। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आपको ये सारी करवानी और बच्चों को इसके नाम भी बताने हैं, ताकि विनय जी बता सके कि हाँ आज कौन सी एक्टिविटी हुई। तो आप सिर्फ नाम लिखिए कि गुरुजी कहते हैं एक्टिविटी हुई, ठीक है। करवाते हैं मैम। अभी जो मैंने नियम बताया उस नियम के साथ करवाना। यस यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है मेरी, वो है कुछ ढूंढो, फाइंड समथिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारी चीजें पड़ी है, इसमें आप बहुत सारी क्लास के हिसाब से बच्चे जो जानते हैं, तो आपके पास बहुत सारे TLM वगैरह है, उनको कहीं पे साइड पे टेबल पे रख दीजिए, है ना। सामने लगा दीजिए, कुछ किताबें रख दीजिए, सब कुछ अलग अलग चीजें जो है, बच्चों के बॉटल है, वो सारी चीजें रख दीजिए। उसके बाद बताइए इसमें क्या होगा, बच्चे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये मैथ्स वाला बहुत सारा आता है, बड़ा है, छोटा है, इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे होते हैं कुछ। तो कुछ ऐसा ढूंढो जो नीला है, तो बच्चे ढूंढेंगे नीली चीज क्या है, तो बच्चे नीला रंग पहचानेंगे, है ना। कुछ ऐसा जो गोल है, कुछ ऐसा जो 4 किनारों वाला, जैसे कि 4 साइड है, तो बच्चे कॉपी लेके आएंगे कि इसकी 4 साइड है। बुक लेके आ सकते हैं, कोई भी लंच बॉक्स लेके आ सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो चौरस है वो लेके आएंगे। जो पेंसिल से लंबा है तो वो ढूंढेंगे कौन सी लंबी किताब है या कौन सी लंबी चीज़ है, उससे क्लास के अंदर बॉटल है या कुछ लेके आएंगे। तो आप इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन, जिसकी खुशबू अच्छी है तो वहाँ आसपास यदि कोई फूल पड़ा है तो वो लेके आएंगे, या आपके आसपास जो चीज़ें है उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन बनाइए। आपको जो प्रश्न बनाना है, जैसे जिस पे B लिखा है, आप ऐसे अल्फ़ाबेट वहाँ पे रख दीजिए। चलो P लिखा वाली कोई किताब है, उसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे, मैथ्स वाली किताब है तो उस पर MATHS लिखा हुआ है, तो जिस पे M लिखा है वो बताओ क्या है। लेके भी ना आए तो खाली वो बताए कि वो चीज़ है, ठीक है। हम ये गेम बच्चों के साथ, मैं ना बाहर जब हम जाते हैं ना, तो मैं अपने बेटे के साथ बहुत खेलती थी। हम जैसे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या कहीं पे बस में जा रहे हैं, तो कोई चीज़ दिखती तो तब उससे पूछते, अच्छा चलो बताओ गणपति का चित्र कहाँ दिख रहा है, फिर वो बताता उस दुकान के बोर्ड पे। अच्छा संतोष लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है, अच्छा 44 नंबर लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है। रेलवे स्टेशन पे बैठे टाइम कैसे पास होगा, बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आपको पढ़ना है, लेकिन वो ढूंढने के चक्कर में
बहुत सारी चीजें पढ़ लेगा। आप उसको ऐसे बोलोगे तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप पूछोगे कि ये कहाँ है तो उसको ढूंढने के चक्कर में वो 4 चीजें पढ़ेगा। पढ़ेगा या नहीं? यस मैम। तो ये होता है। तो आप एक बोर्ड पे ऊपर भी बहुत सारी चीजें लिख दीजिए, है ना। बोर्ड पे कुछ बच्चों के नाम लिखिए, कुछ चीजों के नाम लिखिए, है ना, कुछ आकार बना दीजिए और फिर बच्चों को बताइए। उसके अंदर क्या करिए, थोड़ा सा है ना पार्ट कर दीजिए, ABCD पार्ट दे दीजिए कि ये कहाँ पे है। तो बच्चे बताएंगे वो B वाले बॉक्स में है, ये A वाले बॉक्स में है। तो आपको जो चीज सिखानी है, आपको 1 2 3 सिखाना है, आपको क ख ग सिखाना है, आपको अल्फाबेट सिखाना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। या आप ट्राइंगल के अंदर लिखिए, आप स्क्वायर के अंदर लिखिए, है ना। कुछ अल्फाबेट ट्रायंगल में लिखे, कुछ स्क्वायर में लिखे, कुछ सर्कल में लिखे। फिर आप बच्चों से पूछिए कि ये चीज कहाँ है, तो बताएंगे वो गोल के अंदर लिखा हुआ है 2, है ना, वो ट्रायंगल में 4 लिखा है। तो बेसिकली बच्चा पढ़ रहा है। आपको तो यही चाहिए बच्चा पढ़े। यस और नो? यस मैम। क्लियर है ये गेम? कुछ ढूंढो। यस मैम। यस मैम, ये करवा कभी सकते कभी हैं। करते हैं बच्चों से, करवाते हैं मैम। ढूंढने वाला हो जाता है। ओके, तो अभी क्लास की चीजों का भी यूज करना और जो तरीके मैंने बताए उसको भी यूज करना। हाँ, ये मैंने आपके देखा है बहुत बार वीडियो पे। आप एक उस पे लिख के फिर आप बच्चे को बुला के सर्कल करो कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा है ना। 19 कहाँ लिखा है उसको सर्कल करो, प कहाँ लिखा है सर्कल करो। इस तरह से बोर्ड पे आप करवाते हैं, दैट मैंने देखा। लेकिन आप थोड़ा सा ये तरीका इस तरह से चेंज करके ताकि सारी क्लास एक साथ अटेंड कर सके। ठीक है नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको सबको पता है हवा में चित्र बनाना, है ना। हवा में चित्र बनवाइए, हवा में अक्षर लिखवाइए, हवा में नंबर लिखवाइए। इससे क्या होता है, मैंने अभी एक सेकंड का बच्चा इंटरव्यू के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा कि 12 + 5 कितना होता है। तो पता है वो क्या कर रहा था, उसने ऐसा हाथ खोला, उंगली से ऐसे ही लिख रहा है 12 + 5, और फिर वो यहाँ मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं, हाथ प्लेन है। लेकिन वो जब सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, 5 लिखा, तो 5 और 2 को मुझे ऐड करना है। वो मुझे जवाब देता है 17, उसे सही जवाब दे। तो ये बच्चों की कैपेसिटी होती है खुद की अपने आप विजुलाइज करना। जैसे अभी बता रहे थे ना, किसने बोला था कि हम बेबी जी शायद बताते कि मैं उसको मतलब दिमाग में वही घूमता रहता है, याद करना है, तो फिर उसके बाद उसको लिखते हैं, फिर याद करते हैं। तो ये सबकी कैपेसिटी होती है बच्चों की विजुलाइज करना। ये विजुलाइजेशन कैसे बढ़ेगा, तो इस तरह से जब फिंगर से आप उसको हवा में लिखना सिखाएंगे तो बच्चे उसको विजुलाइज करना, उसको याद रखना सीख जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा गेम है। आप इसको क्लास के अंदर कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं चलो सब लोग गोला बनाओ, तो सब हवा में गोला बनाएंगे। तो सब लोग बच्चे बना रहे हैं, हमको चौक नहीं चाहिए, हमको बोर्ड नहीं चाहिए, हमको कॉपी नहीं चाहिए, सबके साथ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरी क्लास इन्वॉल्व हो रही है। चलो अभी हवा में क लिखो, तो वो बच्चा खुद तो लिखेगा, बाजू वाले पे नजर रखेगा उसने गलत लिखा। आपके सामने बच्चा कर रहा है, आपकी भी नजर सब पे, आपको भी दिखेगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। बच्चे को कॉन्फिडेंस बताता है कि उसको आता है कि नहीं आता है। वो हवा में ऐसे ही हाथ नहीं लाएगा, वो सही गलत हो रहा है तो वो अटकेगा, रुकेगा, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे को कहाँ तकलीफ है। आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, आप उनसे ड्राइंग करवा सकते हैं। चलो एक पत्ती बनाओ, एक फूल बनाओ, एक पेड़ बनाओ, है ना, एक ट्रायंगल बनाओ, क लिखो, 2 लिखो, S लिखो, L लिखो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो है 2 मिनट की एक्टिविटी, पर आपकी क्लास आपके कंट्रोल में आ जाएगी 2 मिनट में। कौन कहाँ गलती कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप बच्चों को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। राइट? यस और नो? यस मैम। जी। अभी आपके ब्रेन को भी ये काम करना पड़ेगा कि जब आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आपका ब्रेन हर एक को देखे, हर एक की तरफ नजर हो। ये आप भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे जब ये काम हम करते हैं ना। मेरे साथ एक टीचर अभी आई है, उसको ऐसे थोड़ा पढ़ाना कम जमता है, तो मैं उसकी क्लास में जाती हूँ पढ़ाने। जब मैं पढ़ाती हूँ तो वो ऐसे करके देखती, मैडम आप ये सब कैसे सोचते हैं। आज मुझसे पूछती कि मैडम आपको इतनी सारी बातें एकदम से बताने के लिए दिमाग में कैसे आ जाती है। मैंने कहा मैडम ये हम यदि कंटिन्यूस इस चीज के पीछे काम करते हैं, बच्चों के साथ बहुत लंबे टाइम तक आप डील करते हो, तो अपने आप ये चीजें आती है।
तो आप भी अपने आप को इसमें इम्प्रूव करेंगे। जब बच्चों के साथ काम करते हैं आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी होती है इसके साथ, तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ब्रेन भी काम करता है उसके लिए। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है संवेदना की गतिविधि, मतलब बच्चों के सेंस ऑर्गन को यूज करना। उसमें कैसे कर सकते हैं आप? बोर्ड के ऊपर आपने कुछ चित्र बना दिए, बच्चे को बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया, बिठा दिया, और फिर उसके बाद उसकी पीठ के ऊपर आप ड्रॉ करिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, ये सेंसरी एक्टिविटी है ना, तो आप उसकी पीठ पे बनाइए, ड्रॉ करिए, फिर उसको बताइए कि आपने क्या ड्रॉ किया। तो बच्चा बताएगा कि आपने सर्कल बनाया, आपने जिगजैग लाइन बनाई, आपने वी लिखा, है ना, आपने एस लिखा। ये चीज दो तरीके से हो सकती है। आप इसको गेम की तरह भी कर सकते हैं, इसको बड़ी गेम कर सकते। कैसे पता है? एक को आपकी तरफ मुंह करके खड़ा किया, एक को आपसे अपोजिट तरफ मुंह करके खड़ा किया। ठीक है, अभी उस बच्चे को बोलिए कि आप जो नंबर बोलेंगे हम उसकी पीठ पे बनाएंगे और वो बच्चा बताएगा कि क्या नंबर था। तो आप सुनिए कि वो सही बताता है कि गलत बताता है ना। उस बच्चे ने आपको इशारा किया कि 2, तो आपने उसके पीछे लिखा 2, तो अभी वो बच्चा 2 सच में बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है? समझ रहे हैं आप गेम को? 2 बच्चों के साथ मिलके कर सकते हैं, ये बच्चों के साथ भी खिला सकते हैं। 3 बच्चे करिए, आप साइड से बैठिए, है ना, टीम बनाइए 2 की, एक खड़ा होगा, दूसरा बताएगा। इसको और थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं कि 2 बच्चों की जोड़ी है, एक को दिखाई देगा कि नंबर क्या है, वो दूसरे के पीठ पे लिखेगा और दूसरा बोल के बताएगा कि क्या नंबर था। तो जो तीसरा वाला है वो क्वेश्चन देगा, वो ऐसे करके इशारा करेगा 3, तो एक जो है वो दूसरे के पीछे लिखेगा, तो वो दोनों की पैर, तो वो दोनों जीते यदि वो सही बताए सारे उन्होंने, तो है ना। क्लियर है गेम? यस और नो? जी मैम। यस मैम। जी मैम। आ सकते हैं ना? यस मैम। गेम का नाम है संवेदना गतिविधि। ठीक है, सेंसरी एक्टिविटी। आप नाम याद रखिएगा, बच्चों को भी नाम के साथ बताइएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है सीढ़ी के खेल। आपको जमीन के ऊपर सीढ़ी ड्रॉ करनी है और उसके बाद अलग अलग तरीकों से बच्चों को सीढ़ी को क्रॉस करने को बोलना है। कुछ एक सामने आप देख रहे हैं, है ना, लेफ्ट पैर रखा, फिर राइट पैर, फिर बाहर निकल के राइट साइड दोनों पैर, फिर लेफ्ट साइड दोनों पैर। ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और बताती हूँ। ये तो इसमें पिक्चर में एक ही सीधा एक से जाने का तरीका बताया। इसमें क्या करते हैं, सीधा नहीं जाना है, बच्चे को सीधे की जगह, जैसे हम सीधे चलते तो हम ऐसे चलते हैं। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, हम सीधे चलते तो ऐसे चलते, यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। अभी बच्चे को सीधा नहीं ऐसे चलना है, बच्चे को ऐसे चलना है। बच्चे को इधर से एक कदम बाहर निकलना है, फिर एक कदम आगे, फिर पीछे आना है, फिर एक कदम आगे, फिर इस तरफ बाहर निकलना है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है सबको? यस मैम। है ना? सीढ़ी पे सीधा नहीं, ऐसे इस तरफ देख के या इस तरफ देख के, या एक बार ऐसे आड़ा चला, फिर उसको घूम जाना है, फिर 2 कदम सीधे चलना है, फिर इस दिशा में घूम जाना है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। एक आगे चला, फिर घूम जाएगा, फिर तो एक बार बच्चा उल्टा चलेगा, एक बार साइड में चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार बाहर रखना है, एक बार अंदर, फिर एक बार इस तरफ, फिर एक बार अंदर। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जितने क्रिएटिव हो सकते हो उतने नए तरीके आप निकाल सकते हो क्लास में गेम के। इससे बच्चे की अटेंटिवनेस बढ़ती है ना। इसके साथ में आप यदि बच्चे बड़े हैं तो आप उसको बोल सकते हैं, इसके साथ पहाड़ा बोलना है आपको, है ना। एक में कूदे तो 2 1 जा 2, दूसरे में कूदे तो 2 2 जा 4, 10 वो बनाइए। यहाँ पे आओ तब तक आपका 22 का पहाड़ा खत्म होना चाहिए। 5 का पहाड़ा बोलना है आपको, 3 का पहाड़ा बोलना है। तो आप एक्टिविटी के साथ में अपना मैथ्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए।
ये है पिरामिड रेस। पिरामिड रेस में क्या करना है, इसमें वैसे ही जैसे सीढ़ी बनाई हुई है नीचे, बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं। इसमें होगा क्या, बच्चे जहाँ खड़े ना उसके आगे एक लाइन खींची है। पहला बच्चा जो है वो जाएगा आगे, वहां पे 5 ग्लास रखे हैं, 6 ग्लास रखे हैं, तो उनको 3 2 1 ऐसे करके जमाना है। तो पहला बच्चा जाएगा, पहले उसमें जमा के वापस आएगा। वो जब लाइन क्रॉस करके अंदर आएगा तब दूसरा बच्चा जाएगा और वो वहां से उठा के उसको अगले वाले में जमाएगा। ठीक है, उसका जमाना हो गया, वो खड़ा होके वापस आएगा, वो लाइन क्रॉस करके आया, फिर तीसरा बच्चा जाएगा। जैसे रिले रेस होती है ना, एक दूसरे को देता है दूसरा, इसमें हर एक के बाद एक बच्चा आएगा, वो अगले वाले में जमा के। तो जो टीम दोनों में से जो टीम आखिरी वाले में पहले जमा दे वो विनर है। समझ आया? यस मैम, ये जैसे पिट्ठू भी बच्चा लोग इस तरह से खेलते हैं मैम, जैसे लाइन खींच देते हैं, अब जो हाँ, गोटी रहता है उसको लाइन से रख देते हैं, और रख कर फिर जो जल्दी फास्ट वहां से भाग जाता है बच्चा, उसको फिर बॉल से मारते हैं बच्चे लोग। अच्छा, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, बच्चों के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों होती है ना। दौड़ के जाना है तो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगी, वहां जाके एक के ऊपर एक जमाना है, इसको दौड़ के आया फिर तुरंत उसको जमाना है और फिर वापस भागना है। तो ग्रॉस मोटर फाइन मोटर दोनों स्किल की, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, प्लीज बच्चों के साथ खेलिएगा। जी मैम। छोटे बच्चे हैं तो आप सिर्फ बॉटल रख सकते हैं, एक बॉटल को इससे अगले खाने में रख दो, पिरामिड नहीं बन सकता है उनसे, तो ये उठा के अगले में, फिर दूसरा बच्चा जाएगा वो उससे अगले में, तो सिंपल ही रख सकता है ना। सिर्फ कोई जी चीज उठा मैम। के रखने के लिए भी दे सकते हैं, यदि बच्चे छोटे हैं तो। यदि बच्चे बड़े हैं तो वो पिरामिड बना सकते हैं, है ना। इसके अंदर यदि आपके पास टीएलएम है ना, तो आप 1 2 3 इस तरह से, तो वो उठा के अगला नंबर रखें। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम, 15 अगस्त में ये वाला हम करवाए थे मैम गिलास से। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेरा लास्ट है। ये यदि खिलाना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसे कार्ड एक जैसे तैयार करने पड़ेंगे और उन सब में रास्ता अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कार्ड के अंदर जो बना है वैसे जमीन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है ना। और उसके अंदर रास्ता आपको कार्ड अलग इसलिए बनाने पड़ेंगे कि जैसे इसमें गोले से शुरू किया, त्रिभुज में गया, फिर गोले पे गया, तो हर एक कार्ड में तरीका अलग अलग होगा। तो वो कार्ड बच्चों को हाथ में देना है, उसमें बच्चा कार्ड में देखेगा और जमीन पे चलेगा। तो इसमें थोड़े से कार्ड आपको पहले तैयार करने पड़ेंगे, थोड़ा सा प्री एक्टिविटी आपके लिए रहेगी, लेकिन एक बार स्कूल आपने बना लिए तो वो हमेशा के लिए रहेंगे आपके पास, है ना। उसको थोड़ा स्कूल में है कार्डबोर्ड पे मैम, चिपका के जैसे बना। पंख किताब जैसे मिला हुआ है, तो उसमें भी से है रास्ता ढूंढे, तो इस तरह से बनाया हुआ है, बच्चे देखेंगे, जैसे कलर है, सर्कल बनाया हुआ है, चौरस है, फिर बच्चे देखेंगे उसके चित्र के माध्यम से, कलर के माध्यम से उसका वहां तक पहुंचना, इस तरह से बनाया हुआ है मैम। तो जमीन पे ऐसे बिछाने के लिए कुछ होता है या नहीं आप मैम, ड्रॉ करते किताब हैं? में है। किताब मैं वही बोल रही हूँ, जो किताब में उसको जमीन पे भी करना पड़ेगा, तब वो बच्चा उसको, हम किताब के अंदर तो पेंसिल से करेगा बच्चा, ये जमीन पे होगा तो बच्चा उसको फॉलो करेगा खुद। मतलब जो किताब में देखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना, बेसिकली हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। यदि किताब में है तो आप उसको वैसा जमीन पे ड्रॉ करिए और फिर करवाइए उनसे, है ना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो किताबों में, मतलब न्यूज़पेपर में आते हैं ना, रास्ता ढूंढो, ऐसे कुछ बने होते हैं, वैसे आप ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और यदि बच्चे एक बार सीख गए, थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो वो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उनको बताइए, वैसे वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो प्लीज़ आप इसको करिएगा। इससे एक और चीज़ क्या होती है, शायद मैंने पहले डिस्कस किया है, एक मतलब सर्वे हुआ था, तो उसके अंदर जिन, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वो टैक्सी ड्राइवर लोग जो हैं उनके दिमाग का एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा काम करता था। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा मैप देख के उसको फॉलो करते हैं। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर थे उनके दिमाग का एक एरिया बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो इसलिए काम कर रहा था कि वो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो हमेशा मैप देखते थे और उसको फॉलो करते थे। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटी ज़मीन पे करवा के बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों का दिमाग का वो एरिया डेवलप होता है, जिससे वो मतलब पूरे ब्रेन में एक एक्टिविटी बढ़ती है, कुछ न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों से ज़रूर करवाना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग बच्चों का बढ़ता है कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये वाला शेप है, उधर जाना है ना। तो वो फ्यूचर के लिए भी बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, यस मैम। अब मैं आप लोगों से सिर्फ 2-2 मिनट, ज़्यादा नहीं चाहूँगी, 2-2 मिनट सब लोग बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। एक तो आज आपने क्या सीखा, यदि शॉर्ट में आप बता सकते हैं, आपको कोई चीज़ रिवाइज हो गई। और गेम्स यदि आपको नहीं समझ में आया या आपके पास कोई और तरीका है इन सारे गेम को बताने का जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर है मेरे क्वेश्चंस? यस मैम। ओके, अर्चना जी आपसे शुरू करें। मैम आज हम यही सीखे कि जैसे क्लास में जाएंगे तो बच्चों को जैसे हल्ला करे तो कैसे उसके साथ हमको रहना है और बताना है, इसके बारे में सीखे। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसके बारे में भी सीखे मैम। वेरी गुड। और खेल का माध्यम से जैसे तुरंत जाना, और फिर ये सीढ़ी का माध्यम मतलब इसे सिखाए। जैसे आप एक में बनाए तो हम उसमें डबल दे करके करवाएंगे मैम, जैसे एक पैर इसमें रखना है, एक पैर उसमें रखना है, उस तरह से। जी ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड अर्चना जी। नया एक तरीका बताया, सीढ़ी वाला डबल बना के, जैसे हम वो लंगड़ी वाला करते हैं उस तरीके से करवा के। वेरी गुड, बढ़िया। आशा जी? आशा देवी? ठीक है, बेबी जी? मैम जी मैम हम सीखने की शैलियाँ, जैसे आपने बोले थे बच्चा लोग को कैसे, उन लोग को समझना है कि कौन कैसे जल्दी पकड़ सकता है, जी और कक्षा को रुचिकर कैसे बनाना है। वेरी गुड। में से जितने भी आप खेल बताए हैं वो सभी मतलब अच्छा भी था, और मतलब बच्चा लोग उससे ज्यादा सीख भी सकते हैं। जी, आपके पास कोई खेल का वेरिएशन है, कुछ नया कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका है इन खेलों में? जी मैम। बताइए। मैम जैसे बोले थे खेल जिसमें कुछ ढूंढो, वो खेल अच्छा लगा। जैसे बच्चा ढूंढने का भी कोशिश करेगा और पढ़ेगा भी, तो इसमें से हम अक्षर भी कहीं छुपा सकते हैं और बच्चे लोग से ढूंढवा सकते हैं। बिल्कुल, उनको मजा आएगा यदि आप क्लास में किताबों के नीचे या कहीं चीजें रख देंगे तो ढूंढ के लाएंगे। वेरी गुड, अच्छा जी तरीका है मैम। बेबी। और जी मैम हम लोग के क्लास में ज्यादातर बच्चे पहेलियां बहुत ज्यादा करते हैं। हम जब भी क्लास में इन करते हैं, घुसते हैं, और हम्म घुसने से पहले ही बच्चा लोग, सारा बच्चा मतलब अपना अपना जो 23 बच्चे हैं, वो हम्म जब भी घुसते हैं देखते हैं कुछ ना कुछ, मतलब हमको हराने के लिए ओके सवाल ढूंढ के रखता है, फिर बाद में बोलता है कि आप ये नहीं बता पाए। फिर अरे ये वाह, होता है, फिर मेरे साथ भी बहुत मस्ती भी करता है। जैसे कुछ चीज अगर हम बोलते हैं कि दो, तो फिर बच्चा को उधर से जवाब आता है मैम 3, अच्छा ऐसे करके बोलते भी हैं। ओके तो मस्ती भी खूब करते हैं मेरे साथ। हाँ तब बोलते बदमाशी करता है, तब बोलते बदमाशी कहाँ कर रहे हैं, ऐसे मतलब हाँ अधिकतर बच्चा देखते हैं पहेलियां बहुत ज्यादा शब्द ओके, सब रखते हैं अपने से और पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो अब जी आप भी थोड़े से ऐसे नेट पे से सवाल ढूंढ के लेकर जाइए उनके लिए।
जी मैम, पहले हम भी जाते थे, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए अभी इधर अपना तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। चलिए अभी ये क्लास में ढूंढने वाला गेम करके उनको खिलाइएगा। जी मैम। जी आशा जी, अब आप बोल सकती हैं। आशा जी, आप सुन रही हैं? शायद उनका कुछ नेट इशू लग रहा है। चलिए गुड़िया जी। यस मैम। जी मैम हमको इसमें नया मतलब लगा, गुरुजी कहते हैं, ये सब हम नहीं करवाए थे कभी, पर करवाएंगे ओके, पहले। बढ़िया। और कुछ ढूंढे, वहीं बगल में कुछ रहेगा या किताब में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो बोलेंगे यहाँ से चैप्टर में देखो कहाँ क्या लिखा हुआ, एक बार देखने बोलेंगे, फिर बोलेंगे हमको दिखाओ कहाँ लिखा हुआ था। वेरी इसी गुड, ये तरह भी बोलेंगे। तरीका अच्छा है। पाठ खुलवा के उसके अंदर कौन सा शब्द कहाँ लिखा है पढ़वा सकते हैं। बढ़िया गुड़िया जी, वेरी गुड। और फिर हवा में चित्र बनाने के लिए। ओके ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। हेमलता सोरेन जी। यस मैम। जी मैम हम बताएंगे बच्चों को, मतलब पहले तो मतलब बच्चों के बारे में समझेंगे, कौन कैसे कैसे मतलब समझ रहे हैं, जी उसी के अनुसार बच्चों को मतलब सिखाएंगे। उसके बाद पेंसिल चलाना सिखाएंगे वो सब। वेरी उसके गुड। बाद बच्चों को मतलब जैसे पुरस्कार एवं दंड बताए थे उसके बारे में मतलब अपने तरीका से बच्चों को बताएंगे वेरी गुड। कि बच्चों को मतलब इंटरेस्ट भी लगे, मतलब और यस। मतलब पसंद भी आए बच्चों को। हाँ जी। और फिर क्लास में बच्चों को मतलब जैसे पढ़ाते हैं उसे में परिचय कैसे देना है, कैसे अपनी और बच्चों को मतलब खींचना है, वो जी सब बताएंगे। फिर जैसे आपने बताया कि ढूंढो खेल, उस क्लास के जो हमारे आसपास है क्लास में उपलब्ध है उसी के मतलब तरीके से बताएंगे बच्चों को। और फिर जो बढ़िया हाथ पैर के जरिए से जैसे दाएं बाएं करके उसमें नंबरिंग करके लिख करके बच्चों को ओके, पूछेंगे। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा में जी बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। जी मधु कुमारी। जी मैम सबसे पहले हम बच्चा सबको मतलब क्लास क्लास को रुचि बनाना, सबसे पहले बच्चा सब जो है आप बताएं कि बच्चा सबसे आंखें मिला के देखना है, जाके आराम से खड़ा होके देखना कौन बच्चा कैसे क्या कर रहा बिल्कुल। है। जी उसी तरह से बच्चा के साथ करेंगे। उसके बाद हवा में चित्र बनाना, सीढ़ी का खेल, जी, आकारों पर चलना। आकारों के खेल के लिए मेहनत लगेगी, आपको शीट बनानी पड़ेगी सारी। मैम कलर से मतलब कि चार्ट पेपर वाला पहले बनाएंगे न? हाँ जी जी, वही चार्ट पेपर वाले काफी सारे बनाने पड़ेंगे अलग अलग। जी मैम। जी जी मधु जी, बढ़िया, धन्यवाद। मीनू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने यह बोला था कि क्लास में जब हम जाते हैं तब बच्चे जब हल्ला करने लगते तो उसी को देखना है, लेकिन हम जाते हैं क्लास में तो जब बच्चे ज्यादा हल्ला करने लगते तो हम मुंह में उंगली रख देते, तो सब बच्चा मतलब कि मुंह में उंगली रख देता है। वेरी गुड। और आप बताएं बताएं कि जैसे कि चीजों को ढूंढने के लिए, तो मेरा जो क्लासरूम है उसमें बहुत सारा जैसे पेंट किया हुआ है, तो हाँ, उस समय भी बच्चों को हम कलर के हिसाब से ढूंढने के लिए बोलेंगे तो। वेरी गुड। और जी मैम। और खेल जैसे हवा में चित्र बनाने वाला है, तो बच्चे जैसे मेरे क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो जैसे लिखने में हाथ हमको चलाना पड़ता है उसके साथ, तो बच्चों हाँ, को अगर हवा में लिखने बोलेंगे तो वेरी गुड, ज्यादा सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये जी आप मैम। बच्चों का लिखना इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही है मीनू जी, वेरी गुड। जी मैम। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीरा जी।
नीरा जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आज का वेबिनार में हम शायद इनका भी नेट इशू लग रहा है। चलिए नीता कुमारी। मैम मैम जय जिनेंद्र। हेलो मैम, हम बच्चों को जैसे हवा में चित्र बनाने बताए ना, तो हवा में चित्र बनाने के लिए बताएंगे। उसके बाद फिर पुरस्कार एवं दंड बताएं, वो भी बताएंगे। और फिर ढूंढो खेल बताएंगे, किताब से ढूंढने बोलेंगे कि ये वाला शब्द कहाँ पे है, ढूंढो, जी। वो वाला बताएंगे। फिर जब बच्चा जैसे हल्ला करने लगता था ना, तो हम क्या करते थे कि छड़ी वहां पे रहता था तो पटक देते थे, तो बच्चा चुपचाप हो जाता था। तो अब वो नहीं करेंगे, ताली बजाने लगेंगे। छड़ी से तो डरते हैं बच्चे, डर के चुप मत करवाइए। हाँ मैम, वही हम करते, जैसे हम मतलब बच्चा चुप ही नहीं होता था तो हम वही करते थे। तो अब से वो नहीं करेंगे, अब से ताली बजाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू नीता जी। नीरा जी अब आप बोल सकती हैं। हाँ मैम बोल सकते हैं मैम। जैसे अब आप बताए ना कि पुरस्कार दंड वाला जो बताए थे, जैसे आप बताए थे मैम पुरस्कार दंड वाला, जैसे कि बच्चों लोग को ये क्या हाथ में स्टार बना के देना है। तो जी। बच्चों लोग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मैम, चित्र बना के ना हम सबको नंबर देंगे, अच्छा अच्छा नंबर देंगे। तो बच्चा लोग अच्छा। वैसे चित्र बना के लाता है, हम उन लोग को नंबर देते हैं। वैसे मतलब उसी के हिसाब से बच्चा लोग अच्छा चित्र बना के लाता है कि मैम हमको अच्छा नंबर देगी। सही है। जी मैम। सही है। और है सीढ़ी का खेल तो नहीं कराए थे मैम, लेकिन कराएंगे अब से। ओके। जी। और ये जो आप शरीर पीछे साइड बताए थे कि कुछ लिख के उसको पूछना है, ये वाला हाँ, कराते हैं मैम। कराते हैं, वेरी गुड। जी मैम। संवेदना का खेल ये जरूर करवाना चाहिए। बच्चों के सेंस ऑर्गन यदि काम करते हैं तो लिखना पढ़ना है बहुत अच्छी जल्दी सीखेंगे। जी मैम। जी, वेरी गुड, थैंक यू नीरा जी। पिंकी कुमारी। पिंकी जी कैसी है आप? ठीक है मैम। अभी ओके, बोलिए। मैम हम आज सीखे क्लास को रुचिकर कैसे बनाना है, और बच्चों को गेम जो आप बोले ना, पीठ पे लिख के और बोर्ड पे लिखवाएंगे कि क्या कौन सा अंक दिखे या फिर कोई शब्द दिखे, वो मैम। कुछ ढूंढो। यस मैम। जी। ओके पिंकी जी, थैंक यू। सरिता देवी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आप बोले न कि बच्चा अगर हल्ला करता है तो कैसे शांत करवाना है। जी। तो हम सबसे पहले जाते हैं, अगर बच्चा प्रार्थना करके घुसता है, पूरा हल्ला उल्ला करने लगता है बच्चा क्लासरूम में बैठ के, तो हम सबसे पहले जाते हैं मैम और बोलते हैं हेलो बच्चों। तो सब बच्चा बोलता है नहीं, हम बोलते हैं हेलो बच्चों, तो सब बच्चा बोलता है हाय मैम। उसके बाद हम पूछते हैं कैसे हो, सब बच्चा बोलता है अच्छे हैं मैम। आप फिर सब फिर शांत हो जाते हैं। जी। उसके बाद हम जैसे कि आप बताएं कि अगर कोई बच्चा ज्यादा जान जान रहा है और कोई कम जान रहा है, तो उसको ए बी ग्रुप में बांटना है उसको। जी। और खेल में हम कराएंगे गुरुजी वाला, गुरुजी कहते हैं, जी। खेल कराएंगे। और कुछ ढूंढो, ओके। ढूंढने वाला। और पुरुष पुरस्कार और दंड वाला करवाएंगे।
उसमें करवाना कुछ नहीं, वो आपको करना है क्लास के अंदर। ठीक है जी मैम। जी ठीक है। चलिए सुनीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को करवाएंगे, सबसे पहले तो पूछेंगे बच्चों के कि तुम लोग को लिखने से या पूछने बोलने से या सुनने से, तो बच्चे से पूछेंगे, बच्चे बताएंगे कि मैम हमको ऐसे याद होता है, तो बच्चे उसी तरह बताएंगे। और बच्चों को फिर बताएंगे। पहले मैम बहुत बच्चा ऐसे भी बहुत हल्ला करता है रूम में, पहले पता नहीं था कि इस तरह भी शांत होता है बच्चा। पहले हम लोग भी, अब हम खड़ा हो जाते, बैठे रहते कुर्सी में, तो खड़ा हो जाके घूमने लगेंगे तो शांत खुद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आई कांटेक्ट बनता है तो शांत हो जाते हैं। सही है। जी मैम, खड़ा हो जाते हैं ना, चलने लगते हैं तो बच्चा खुद शांत हो जाता है, तब पढ़ाना जी शुरू करते हैं। जी। नहीं तो बोलेंगे तुम लोग हल्ला पहले कर लो, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। लेकिन नहीं मैम, हम हल्ला नहीं करेंगे। ओके बढ़िया। और बच्चे को सिखाएंगे पीछे पीठ में लिखने वाला, बताएंगे ये वाला नहीं खेल करवाए हैं। और एक खेल करवाए थे बच्चों को कि जमीन में लिख देते थे का ख प्रा, जितना लिखने हाँ रहता था गोल करके, और दो लड़की या दो लड़का को बुला के और दो अक्षर पे खड़ा होने बोलते थे, दो शब्द बनाने बोलते थे कि एक अक्षर वो खड़ा होगी और दूसरा में ये बोलेगी, बढ़िया। तो बोलो तुम लोग दोनों में किस कौन कौन सा अक्षर में खड़ी हुई है, हाँ तो एक दूसरा लड़का को लिखने बोलते थे। ओके बढ़िया, वेरी गुड। जी बहुत बढ़िया सुनीता जी, थैंक धन्यवाद। थैंक सावित्री कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले तो मैं एक नया बात नहीं, वैसे तो जानती थी मैम, लेकिन आज रिवाइज हो गया। ऑटिज्म लक्षण जो बताएंगे, मिलेंगे कि बच्चे के पेरेंट्स और बोलेंगे कि आप थोड़ा सा समझाइए कि जी साथ में रहने जी तो रहने रहने चलने और समझने, ये सब का तरीका सब समझ सके बच्चे, साथ में रहे तो सही देखने है। का नजरिया बदले। जी और दूसरा मैम, सीखने की शैलियाँ में कौन बच्चा कैसे याद रखता है सो। और तीसरा कुछ ढूंढो, क्या। किसी चार किनारे वाला, किसके चार जी किसके चार किनारे वाला। और चौथा मैम, संवेदना की गतिविधि कराएंगे। और पांचवा मैम, कक्षा प्रबंधन, पुरस्कार और दंड। और मैं ज्यादा, जो बच्चा अच्छा करेगा उसको उसके लिए ताली बजवाएंगे, और या फिर ओके नामदन करेंगे, जो जितना सही करेगा उतना नंबर उसको देंगे। ओके और दंड दंड में मैम देंगे, ये है दंड की, अब ज्यादा पेज कल से नहीं लिख के लाया, लिखना तो कल उसके जगह 2 पेज लिख के लाना है तुमको। ओके। ठीक है सावित्री जी, धन्यवाद। आई थिंक मैंने सबसे बात कर ली है। विनय जी आप कुछ कहना चाहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत ऐसी चीजें हैं जो फिर से रिवीजन ही चल रहे हैं। जी हम चाहेंगे कि जो आप लोग कह रहे हैं उसको करेंगे, ऐसा उम्मीद हम भी रखते हैं। और जी हम लोग जिस उद्देश्य से स्कूल में है, उद्देश्य पूरा होगा। मुझे भी विश्वास है, आप इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं तो
प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन होता क्या है, शुरू शुरू में आज वेबिनार खत्म हुआ, एक दो दिन कराएं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हम आप सबसे कहेंगे कि इसको रिपीट करते रहिए बीच बीच में, जी और ताकि आप सबको भी अच्छा लगे और बच्चों को भी इसको इंटरेस्टिंग के रूप में लें, और स्कूल के प्रति अपना रुचिकर बनेगा तो वो दौड़े से स्कूल आएंगे, एब्सेंट कम रहेंगे। बिल्कुल स्कूल और उनके बीच का जो गैप है, जिसकी वजह से बच्चे एब्सेंट रहते हैं, वो एब्सेंट कम होगा। छात्र उपस्थिति स्कूल में बिल्कुल बढ़िया रहेगा तो आपको भी मन लगेगा, और रेगुलर बच्चे सही आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। बच्चे गैप ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो समस्या आप सबने बताया छूट कि जाए। किसी को क ख ज्ञा हाँ तक पता है तो किसी को क ख वो नहीं पकड़ पाता है, वो गैप के वजह से ही होता है। तो प्रयास सही एक है। तरफ से नहीं, अगर हम लोग सभी तरफ से प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जी ये कमियां दूर होंगी। चैलेंजेस बिल्कुल तो बहुत हैं, मैम ने भी इसका देखे हैं, सामने से प्रत्यक्ष रूप में बिल्कुल देखे हैं। जी बिल्कुल चैलेंजेस तो आते रहते हैं समय के साथ, छोटे बड़े चैलेंजेस आना ही आना है। वो तो है। देखते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आज के वेबिनार में आप सबने जो सीखा, निश्चित ही स्कूल में वो देखने को मिलेगा। हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और हमारे प्रशिक्षक और हमारे परियोजना पदाधिकारी हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद मैम, जी आज की क्लास के लिए बहुत कुछ। जी टीचर्स प्लीज विनय जी को खुश करना। आप लोग ऐसा हो तो आप जो लेसन प्लान की डायरी है उसके आगे लिख लीजिए, इन चीज खाली टॉपिक लिख लीजिए ताकि खोले तब याद आए, तो आप उसको क्लास में करें। ठीक है नीरज जी प्लीज यस मैम। जी धन्यवाद मैम। और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षकों का, जैसा कि आज जो हमारा दूसरा वेबिनार है पुनः प्रवर्तन का, तो परिवर्तन हुआ ऐसा हम मानते हैं। और दूसरा, जब कभी क्या होता है कि हम कोई प्रयोग ना करें या उसका रिव्यू ना करें, तो फिर एक गैप आ जाता है। तो आप जैसे आज जो मैम ने सिखाया है, तो उसको और डिफरेंट वे से कैसे करेंगे। अगर उसी टेक्निक पे आप कुछ अलग से करेंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट आएगा और वो आपकी मन मस्तिष्क पर भी चढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी आप सभी ने बताया कि हम इस प्रकार से एक्टिविटी करेंगे, इस प्रकार से ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमें पता है वो करेंगे भी। लेकिन जब पूछा जाता है तो आप उसका नाम नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ पे गैप आ जाता है। तो हम तो फिर इसी में सोच लेते हैं कि हुआ नहीं है। तो उसका आप नामकरण भी कर लें अपनी भाषा में, और जो टेक्निक से मैम ने बताया है, तो उस टेक्निक से आप करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत में, आपके क्रियाकलापों में कोई कमी नहीं है। आप पूरा मेहनत करते हैं, और जरूरत है थोड़ा सा दिशा बदलने की, क्योंकि जब एक ही दिशा में आप बार बार जाते हैं तो थोड़ा सा एक जो अपडेट होना होता है तो वो नहीं हो पाता है। थोड़ा सा दिशा को डाइवर्ट करना है आपके लिए, तो अच्छा है। और ये जो पुनः परिवर्तन की जो लहर है, ये वास्तव में एक आविष्कारक होगी, इस बात को अ, हम मानते हैं। तो क्योंकि समय हो चला है, और हमारी तो हर वक्त आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और ऐसा हमारा अ, अभिलाषा भी रहेगी हमारी कि आप अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करें, और अपने गांव, कस्बे और समाज में एक नई चमक को स्थापित करें। ये अवसर है, एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, और इस प्लेटफॉर्म का जितना ज़्यादा आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी चमक बिखेर पाएंगे,
ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जीवन काफी लंबा है। और जहाँ जितना हम सीख पाएंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और विशेष तौर से जब हमें मैम का सत्संग मिला है, तो बिल्कुल दोनों हाथों से बटोरने वाली बात है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि समय हो चला है, 9:16 हो चुके हैं, ऑलरेडी हम 15 मिनट आगे हैं। जी। हाँ, तो ये अब पीछे चलने वाले नहीं हैं। ये 15 से 20 भी होंगे, 25 भी होंगे और 30 भी होंगे, और हुए हैं। तो ये तो मैम की उदारता है, जो आप लोगों के जो संवाद आप लोगों से होता है उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अ, सबका अपना अपना समय है। तो हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस पुनः प्रवर्तन सत्र 2 को यहीं विराम देंगे। अब सभी अपने हाथों को जोड़ लें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान ने। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इन्हीं पंक्तियों के वाचन के साथ आज के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर, मैम। जय जिनेन्द्र, जय जोहार। जोहार सर मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र सर।